गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज हम जो क्लास 12th के हर चैप्टर के हम नोट्स डिस्कस कर रहे थे, उसमें आज हम हिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 10 जो कि कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड है कि कॉलोनिज्म तो हो रहा था, कॉलोनियल रूल आ गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट कंट्री साइड वाले एरिया में, आउटस्कर्ट्स के एरिया में क्या पड़ रहा था, हम उसको एक बार आज इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये बेसिकली क्विक नोट्स हैं। इसका अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर आप देख सकते हो। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इंफॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो अपने पढ़ने के पर्पस से तो आप उसको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अगर हम कंट्री साइड की बात करें तो कंट्री साइड में लोग कौन से रहते हैं? राजा, तालुकदार्स, चौकीदार्स, रायत्स और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, ये सब वहां पे रहा करते थे। अब इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आप ये देखोगे कि फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चंस अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो तो आपको उसमें भी देखने को मिलेगा, 12th में भी देखने को मिलता है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसको बिल्कुल शॉर्ट में बनाया गया है कि अगर आप 12th कर चुके हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी आपको हेल्प करेगा। तो परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किसने किया था? एक क्वेश्चन आता है तो गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस ने। कब किया था? 1793 में। अब ये एक चार्ट है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, उसमें इसको समझने में एमसीक्यू पर्पस से आपको हेल्प करेगा। जो गरीब किसान है जिनके पास अपनी जमीन तक नहीं है वो नीचे आते हैं, सबसे ज्यादा लो कैटेगरी। उनके बाद आएंगे कुछ अमीर किसान जिनके पास अपनी खुद की जमीन है, इनको आप ज्योतिदार्स भी कह सकते हो। ज्योतिदार्स वो अमीर किसान होते थे जो गांव में रहते थे, लोगों को उधार देते थे, लोगों की बात समझते थे और उनका एक दबदबा होता था विलेज में। इन सब के ऊपर कौन कंट्रोल करता था? जमींदार। न्यूमरस विलेजेस, ये ज्योतिदार्स तो एक विलेज में कंट्रोल रखते थे, ऐसे बहुत सारी विलेजेस को एक जमींदार कंट्रोल करता था और जमींदार को कलेक्ट करने होते थे टैक्सेस, और वो किसको देता था? कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को वो देता था। तो इस तरीके से ये पूरा चार्ट है। अगर हम परमानेंट सेटलमेंट की बात करें तो जो वहां उस एरिया के राजा या तालुकदार थे उनको जमींदार के तौर से रिकॉग्नाइज किया परमानेंट सेटलमेंट में। वो जमीन के ओनर नहीं थे, वो सिर्फ एक जो टैक्स है, जो पैसे हैं, उसको इकट्ठा करके कंपनी को देने का काम करते थे। एक जमींदारी में लगभग 400 विलेज आती थी, उसका हिसाब लगाया जाता था कि कितने पैसे आएंगे और उतने उनको इकट्ठे करने होते थे। रेंट इकट्ठा करते थे किसानों से और वो फिक्स्ड अमाउंट होता था, जैसे कि नाम है परमानेंट, तो वो फिक्स्ड होता था। अगर एक सनसेट लॉ होता था, जैसे सन सेट हुआ, सूर्य अस्त हुआ और आप नहीं दे पाए उस टाइम तक, तो आपकी जमींदारी को ऑक्शन कर दिया जाएगा, नीलाम कर दिया जाएगा। अब इस पूरे के पूरे में प्रॉब्लम्स क्या जमींदार ने फेस की, वो ये थी क्योंकि ये परमानेंट सेटलमेंट थी तो इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट होता था, तो इसीलिए बाद में फ्यूचर में ब्रिटिशर्स इसको इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, तो फिक्स्ड अमाउंट ही इतना ज्यादा इनिशियली हाई रखा गया था कि एक आम इंसान को उसको पे करना इजी नहीं था। प्राइसेस एग्रीकल्चर के, जो मंडी में फसल का दाम था वो कम हो रहा था, तो किसानों के पास पैसे ही नहीं थे कि वो कर वो दे सकें, माफ कह रही हूँ सॉरी, जमींदार को कर दे सकें, उनके पास पैसे ही नहीं थे। तो फिर जमींदार कंपनी को कैसे देगा? रेवेन्यू हर जगह पे, चाहे कोई हार्वेस्ट हुई, फसल उगी नहीं उगी, फसल खराब भी हो जाती है, बट उनको पैसे पंचुअली, सनसेट लॉ एक डेट होती थी उस टाइम तक आपको देने हैं, अगर नहीं दिए तो आपकी जमींदारी गई। सनसेट लॉ क्या होता था
कि अगर आपने एक उस डे जो डिसाइड किया, फॉर एग्जांपल 12 अक्टूबर डिसाइड किया, अगर आपने इसके सूर्य अस्त होने तक नहीं दिया तो आपकी जमींदारी ऑक्शन कर दी जाएगी। रिच जमींदार को जोतीदार्स कहते थे, ये बंगाल की बात कर रहे हैं, और हेडमैन जो विलेज का मुखिया है उसको मंडल। ये दोनों के दोनों जमींदार को सपोर्ट नहीं करते थे और कोशिश करते थे कि जमींदार टाइम से पैसे इकट्ठे ना कर पाए। जुडिशियल प्रोसेस जो होते थे इसमें भी बहुत लंबा टाइम लगता था अगर कोई डिफॉल्ट हो जाता था। जमींदार का क्या कंट्रोल, कंपनी ने पूरा अपना एक दबदबा जमींदार पे बना लिया था। जमींदार एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे परमानेंट सेटलमेंट में, क्योंकि सारे पैसे वही इकट्ठे करते थे। लेकिन स्टेट ने क्या किया था, अपनी अथॉरिटी मेंटेन रखी थी कि हम तुम्हारे ऊपर हैं, तुम सबसे इंपॉर्टेंट नहीं हो। पहले जमींदार के पास अपने खुद के हथियार होते थे, तोपें होती थी, वो सब उन्होंने स्टेट ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने उनसे छीन लिए। वो अपनी खुद की कस्टम ड्यूटीज नहीं लगा सकते थे। पहले जमींदार अपनी खुद की कचहरी चलाते थे, कोई भी अगर लड़ाई हो जाए छोटी मोटी तो उनको सॉल्व करने का काम जमींदार करते थे, पावरफुल थे, बट अब वो सब काम उनसे छीन लिए गए थे। जमींदार को लोकल जस्टिस देने की पावर अब नहीं थी। कलेक्टोरेट इमर्ज हुआ पावरफुल, तो व्हेन राजाज फेल होते थे पे करने में तो इमीडिएटली उनका जो उनकी पावर है, सत्ता है, जो उनका डिस्ट्रिक्ट में चार्ज है, वो उनसे वापस ले लिया जाता था। तो ये सब पावर किसके पास थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो इसमें एक एग्जाम्पल के तौर से आपकी बुक में ऑक्शन ऑफ इन बुर्दवान के राजा का ऑक्शन के बारे में दिखाया था कि कैसे ब्रिटिश ने उनकी एस्टेट, जो उनकी जमींदारी थी, उसको नीलाम करने की कोशिश की, पर वो नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हीं के ही खुद के जो सर्वेंट्स थे, नौकर थे, एजेंट्स थे, उन्होंने ही उसको खरीद लिया था। तो 95% उस वक्त ऐसे नीलामी होती थी वो फिक्टिशियस होती, यानी कि नकली होती थी। जोतीदार कौन थे, ये अमीर किसान होते थे, नॉर्थ बंगाल में इमर्ज होने लगे थे। इनका इतने रिच होने का रीजन ये था कि इनके पास बहुत बड़ी जमीन होती थी, 1000 एकर्स की, और लोकल जो व्यापार होता था, लोगों को उधार देना, वो ये कंट्रोल करते थे। जोतीदार पावरफुल थे और कहीं कहीं पे तो ये जमींदार से भी ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। ऐसा क्यों था, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। जोतीदार गांव में ही रहते थे, तो इसीलिए लोगों का डायरेक्ट कंट्रोल होता है, जिससे आप डायरेक्टली मिलते हो, बात करते हो, तो आपका एक रिलेशन बनता है। तो लोग इनकी बात जमींदार से ज्यादा सुनते थे। जमींदार तो अपना शहरों में रहते थे। जोतीदार रेजिस्ट करते थे, कोशिश करते थे कि जमींदार को पैसे ज्यादा ना मिल पाए, जमींदारी उनको कलेक्ट ना कर पाए, और फार्मर्स भी इनको सपोर्ट करते थे। जोतीदार किसानों को जमींदार के अगेंस्ट खड़ा करते थे और कोशिश करते थे कि ये पेमेंट टाइम से ना दे पाए। जब जमींदार की जो ये नीलामी होती थी, इनके जमींदारी एरिया की ऑक्शन होता था, तो जोतीदार परचेज भी करते थे। तो इससे दिखता है कि जमींदार की पावर बंगाल में वीक हो रही थी और जोतीदार की बढ़ रही थी। अब जमींदार ने इस प्रेशर को सामना करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज की। अब उनको पता था कि अगर वो पैसे नहीं दे पाएंगे तो उनकी जमींदारी चली जाएगी, और रायत उनको पैसे दे नहीं रहे तो उनके पास पैसे आएंगे कहाँ से कि वो कंपनी को दे सके। तो इसीलिए उन्होंने अपनी जमींदारी को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, नकली सेल करनी शुरू की। राजा बुर्दवान ने क्या किया था, अपनी जमींदारी अपनी मदर के नाम पे की थी, क्योंकि उस टाइम पे जो फीमेल होती थी, चाहे वो मदर है चाहे वो वाइफ है, आप किसी फीमेल की अगर उस पर आप ट्रांसफर कर दो, उनके नाम पे अगर लैंड है, तो आपको काफी चीजों में बेनिफिट्स दिए जाते थे। तो उन्होंने उस तरीके से किया कि नाम मदर का दे दिया, बट एक्चुअल में कौन है राजा, वो तो वही मेल ही है जो उस एरिया को चला रहे हैं। फिर कभी कभी जो उनके सर्वेंट होते थे या एजेंट होते थे, वो जमीन खरीद लेते थे और बाद में वो मुकर जाते थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। तो ऐसे करके नकली सेल भी हुआ करती थी। और फिर अगर कोई बाहर से आता था कि वो सच में इस एस्टेट को, इस जमींदारी को खरीदना चाहता है, तो उसको अटैक करते थे ताकि जमींदार की वो जो जमींदारी है वो बरकरार रह सके। जब ये सब बहुत एक्सट्रीम हो गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बंगाल में 1765 में
बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होने लग गया। तब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली बहुत बढ़ गई थी इंडिया और चाइना में, तो काफी सारे रॉयल चार्टर जो था 1600 में, उसके कारण यहाँ पे और कोई कंपनी नहीं आ सकती थी ब्रिटेन की। तो जब यूरोप में वहां के लोगों ने इस कंपनी का मिस रूल देखा, तो न्यूज कि यहाँ के लोग करप्शन कर रहे हैं, ग्रीडी हैं, ये सब बातें वहां की पार्लियामेंट में भी स्प्रेड होने लगी। पीपल ने आर्ग्यू किया कि बंगाल का कॉन्क्वेस्ट सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, कंपनी के लिए बेनिफिशियल हुआ है, ब्रिटेन के लिए कोई बेनिफिट नहीं हुआ। उन्होंने मतलब अपनी पॉकेट भरी है कंपनी ने। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने काफी सारे एक्ट्स पास किए और एक कमेटी को अपॉइंट किया। उस कमेटी ने जो रिपोर्ट प्रोड्यूस की उसको फिफ्थ रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट को 1813 में बनाया गया, प्रॉपर रिपोर्ट सामने आई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ये 1813 में सबमिट की गई थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है, लेकिन हम इसको ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकते। पहला, क्योंकि ये रिपोर्ट जो लिखी है वो उस वक्त जिन्होंने लिखी, वी मस्ट सी हु रोट इट, क्योंकि ये ब्रिटिश लोगों ने लिखी, तो ये इंडियंस के पॉइंट से नहीं लिख रहे थे। और इन्होंने रिसर्च जो भी ऑफर की, रिसर्चर्स ने फिफ्थ रिपोर्ट को केयरफुली एग्जामिन किया है और हमें लोकल रिकॉर्ड्स जो देखते हैं हम उनसे कंपेयर कर सकते हैं चीज़ों को। फिफ्थ रिपोर्ट में बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेट दिखाया है कि ज़मींदार की जो पावर थी वो कितनी ख़त्म हो गई थी, और मतलब सारा का सारा ब्लेम जमींदार पे डाल दिया गया था और ये बोला गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तो कोई गलती ही नहीं थी, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। इसीलिए हम फिफ्थ रिपोर्ट को कंप्लीटली फॉलो नहीं कर सकते। राजमहल हिल्स की बात करें तो इसमें फ्रैंकोइज बुचन आएंगे। हमने एक ट्रैवलर्स वाले में फ्रैंकोइज बर्नियर के बारे में पढ़ा था, जो कि फ्रेंच ट्रैवलर थे। अब यहाँ पे हम फ्रैंकोइज बर्नियर के बारे में बात करेंगे, जो राजमहल हिल्स के बारे में लिखते हैं कि वो बहुत ही डेंस थी, थिक थी, इम्पेनिट्रेबल थी और ये एरिया बहुत सिग्निफिकेंट डेंजर था, खतरनाक एरिया था। यहाँ पे इन जो पहाड़ का एरिया था, इनको पहाड़िया लोग थे वो डोमिनेट करते थे। बुचन ने दिखाया कि वहाँ के जो लोग थे वो डरते थे कंपनी के लोगों से और समटाइम्स वो अपने जो एरिया होता था उसको छोड़ के भी चले जाते थे। पहाड़िया लोग जो थे ये फॉरेस्ट जो जंगल थे और हंटिंग करते थे, मतलब वहाँ के जंगल से डीपली कनेक्टेड थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, मतलब एक जगह पे पेड़ उगे हैं उनको क्लियर करा, वहां पे अपना थोड़ा सा कुछ उगाया, फिर दूसरी जगह पे चले गए। तो ऐसे करके वो लोग अपनी पल्सेस ग्रो करते थे, मिलेट्स ग्रो करते थे। तो धीरे धीरे जब एक जगह पे वो नहीं ग्रो कर पाते थे तो वो दूसरी जगह पे मूव कर जाते थे। इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, जिससे आपको पता होगा। हंटिंग गैदरिंग करते थे, फूड, सिल्क, ककून, मतलब जो भी उनको फॉरेस्ट से मिलता था ये बस वही चीजों से अपना गुजारा करते थे। अब अगर हम एग्रीकल्चरलिस्ट जो लोग एक जगह पे टिके रहते थे, तो पहाड़िया के जो चीफ होते थे, मुखिया होते थे उनके, वो लोगों को एक ग्रुप में यूनाइट करते थे ताकि कोई भी अगर बैटल हो, उनकी दूसरी ट्राइब से, एक ट्राइब है और ये दूसरी ट्राइब है, तो इनमें कभी कभी लड़ाई हो जाए, तो इसीलिए ऐसी बैटल्स मेंटेन की जाती थी। जो लोग फ्रीक्वेंटली रेड करते थे आसपास के एरिया को, जब इनके पास कुछ खाने को नहीं होता था, स्केर्सिटी थी, जैसे बहुत बर्फ पड़ गई, बहुत ठंड, और तो पहाड़िया राजमहल हिल्स की बात कर रहे हैं हम, बट कभी कभी इनके पास कुछ खाने को नहीं है, तो ये जो लोग गांव में रहते थे उनके वहां पे रेड करके लूट लेते थे कुछ सामान को। तो इस चीज को बचाने के लिए जो जमींदार होते थे वो रेगुलर एक फिक्स अमाउंट होता था ट्रिब्यूट के तौर से, वो पहाड़िया चीफ को देते ताकि आप अपने वहां पीसफुली रहो, हम आपको कुछ अमाउंट दे देंगे, कुछ अनाज दे देंगे, कुछ चीजें दे देंगे, पर आप हमारे यहाँ पे आके ये तोड़ फोड़ मत करो। जो अब ये जो गहरे जंगल हैं इनके बारे में इनको तो बहुत अच्छे से पता है क्योंकि यहीं पले बड़े हैं, लेकिन अगर कोई ट्रेडर आ रहा है जिसको यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, उसको यहाँ से जाना है तो उसको डर लगेगा। तो ये जो पहाड़िया कम्युनिटी होती थी ये इनसे कुछ अमाउंट लेके, कुछ सामान लेके फिर इनको सेफ्टी प्रोवाइड करती थी। लेकिन 18th सेंचुरी में कुछ चीजें चेंज हुई।
अब हम ब्रिटिशर्स का एटीट्यूड देखेंगे तो ब्रिटिशर्स फॉरेस्ट को एक वाइल्डनेस की तरह देखते थे। वो लोग सोचते थे कि यहाँ के लोग तो बिल्कुल पुराने जमाने के हैं, उनको मुश्किल है संभालना हर चीज को। तो फॉरेस्ट को साफ किया जाने लगा और लोगों को बोला गया कि आप एक ही जगह पे रहो, खेती बाड़ी करो और वहीं पे अपना जीवन बसाओ। आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की जरूरत नहीं है, आपको हंटिंग करने की जरूरत नहीं है, शिकार जो आप करते हो इसको छोड़ दो। सेटल्ड एग्रीकल्चर बढ़ावा दिया जाने लगा कि आप एक ही जगह पे रहो। ब्रिटिशर्स ने जमींदार और जोतीदार को प्रमोट किया कि आप जो ये अनकल्टिवेटेड लैंड है, जिस जमीन पे कुछ नहीं ग्रो हो रहा, उस पे आप चावल की खेती करनी शुरू करो। पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन क्या है? एक्सट्रीमिनाइजेशन। अब पहाड़िया जो थे इनको ढूंढा जाने लगा और इनको मारा जाने लगा। ऑगस्टस क्लिवलैंड जो उस वक्त के कलेक्टर बने भालपुर के, उन्होंने ये पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन शुरू की थी। और पहाड़िया जो वो उनके मुखिया होते थे उनको कुछ अमाउंट दिया जाता था, और ये अमाउंट इसलिए दिया जाता था कि आप इन सारे लोगों को इकट्ठा रखेंगे, प्रॉपर कंडक्ट में रखेंगे। अगर कोई उनकी बात मानता था, मैनी पहाड़िया चीफ्स इस अमाउंट को लेने से मना कर देते थे। जो एक्सेप्ट करते थे वो ब्रिटिशर्स के एम्प्लॉय बन जाते थे, और इसीलिए वो मुखिया पद से उनकी पावर लूज हो जाती थी, क्योंकि बाकी के लोग मानते थे कि अब ये तो ब्रिटिशर्स के गुलाम बन गए, इन्होंने तो उनकी बात मान ली। तो ऐसे करके चीजें होती थी। तो पहाड़ियास को कॉन्स्टेंटली एक लड़ाई लड़नी पड़ रही थी जो बाहर के लोग थे उनके साथ, तो इनको मारा जा रहा था। अब अगर हम संथल्स की बात करें तो संथल्स ये जमींदार जो भी राजमहल हिल्स के आसपास रहते थे, इन्होंने एग्रीकल्चर एक्सटेंड करना शुरू किया। संथल्स की पॉपुलेशन 1832 के बाद धीरे धीरे बढ़ने लग गई, क्योंकि इनको सेटल किया जाने लगा, ये एक जगह पे रुकने लग गए। पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन, जो इनको मारना और वो सब चीजें जो पहाड़िया के साथ हो रही थी, वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाई थी। 1832 में एक दामिने को हुआ। इसमें बेसिकली जो संथल्स थे इनको एक जगह पे रखा जाने लगा, और कंडीशन ये थी कि 1/10 जो ये पूरा एरिया है इसको आप साफ करोगे हर फर्स्ट 10 इयर्स तक। तो बेसिकली ये लोग उनको एक जगह पे रख भी रहे थे और इनसे जंगल भी साफ करवा रहे थे। तो धीरे धीरे संथल्स की विलेजेस बढ़ने लगी, 40 संथल विलेज हो गई, इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लग गई। राजमहल हिल्स के आसपास इनका एक्सपैंड हुआ। पहाड़िया पीपल तो और डीप फॉरेस्ट में जाते रहे, क्योंकि वो बेचारे अपनी लड़ाई लड़ती रह गए, पर उनको कोई जस्टिस नहीं मिल पाया। लेकिन धीरे धीरे संथल्स को भी रियलाइज हुआ कि इन लोगों के साथ भी गलत हो रहा है। संथल्स बहुत हार्ड वर्किंग लोग थे, उन्होंने जमीन क्लियर की उस पूरे एरिया, क्योंकि पहाड़ वाले एरिया, और तब हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, उसको क्लियर करना इतना ईजी नहीं होता था, फिर भी उन्होंने किया। बहुत सारे मिथ और बहुत सारे गाने जो संथल्स के पास्ट को रिप्रेजेंट करते थे वो वहां पे गाए जाते थे, और लोगों को रियलाइज हुआ कि उन लोगों के साथ गलत हो रहा है। ब्रिटिश ने उन पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया, उनको उधार लेना पड़ता था उस टैक्स को चुकाने के लिए, और उधार वाले उन पे बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देते थे, तो वो लोग उसको पे नहीं कर पाते थे। इस चक्कर में वो एक साइकिल में फंस गए थे जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो 1815 में इन लोगों ने विद्रोह किया जमींदार्स के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जो मनी लेंडर्स हैं, साहूकार, उन सबके अगेंस्ट। तो ये पूरा एक रिवोल्ट हुआ था जो संथल्स ने किया था। ऑल्दो ये हार गए थे बट स्टिल दे रिवोल्टेड, क्योंकि उनको एहसास होने लग गया था। पहाड़ियास तो सेटल ही नहीं हुए, वो डीप जंगल्स में जाने लग गए। लेकिन जो संथल्स थे इन्होंने तो सेटल किया, बट धीरे धीरे इनको भी रियलाइज हुआ कि इनके साथ गलत हो रहा था। तो ये था आपका पूरा चैप्टर 10 कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। इसमें बेसिकली हमने कॉलोनियल रूल और उसका कंट्री की जो साइड वाला एरिया है, जहाँ पे कंट्री साइड यानी कि जहाँ पे रायट्स रह रहे हैं, जहाँ पे फार्मर्स रह रहे हैं, जमींदार्स के बारे में हमने इस पूरे चैप्टर का क्विक नोट्स की फॉर्म में डिस्कस किया। अगर आपको ये जो नोट्स हैं, इसमें तो मैंने क्योंकि अभी मार्किंग्स कर दी समझाने के लिए, तो आप स्क्रीनशॉट भी लोगे तो क्लियर नहीं आएंगे। तो आप इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो या मोस्ट वेलकम, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो।
इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस भी मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी हैं चैप्टर 1 से लेके 9 तक की तो वो आप देख सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं वो भी डाल दूंगी ताकि आपको ये नोट्स एक क्विक रिवीजन या फिर अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो एक आइडिया दे देंगे चैप्टर क्या है, ताकि आप एटलीस्ट आंसर्स परफॉर्म कर सको, या अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये एमसीक्यू के पर्पज से काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम जो हिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 11 है रिबेल्स इन राज, इससे रिलेटेड नोट्स फॉर्मेट में चैप्टर को क्विकली डिस्कस करेंगे। इससे पहले रिबेल्स एंड राज से रिलेटेड मैं डिटेल्ड पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपको वो देखना हो या फिर अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कॉजेज ऑफ रिवोल्ट या ये सब के बारे में क्विकली आंसर कैसे आपको फॉर्म करना है वो देखना हो तो मैं उससे रिलेटेड सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से उनको चेक कर सकते हो। पर आज हम नोट्स करेंगे प्रॉपर पीडीएफ फॉर्मेट में। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे या कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 बेसिकली ये सोल्जर्स ने शुरू किया था एंड हमें मेन जो हम जिस सोल्जर को हमेशा याद रखते हैं एंड जब हमने 1942 में जब हमारी आज़ादी की लड़ाई क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई या उसके बाद की जो चीज़ें शुरू हुई थी तब भी 1857 के रिवोल्ट को इंस्पिरेशन के तौर से देखा जाता था। तो उसमें जो सोल्जर का नाम आता है वो है मंगल पांडे। He was called the first revolutionary and 1857 जो रिवोल्ट है ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये था। अब आगे बढ़ते हैं। रिबेलियन इन मेरठ, ये जो शुरू हुआ था रिवोल्ट, ये हुआ था 10 मई 1857 को। कहाँ पे शुरू हुआ था? मेरठ वाले एरिया में। सोल्जर्स ने रिबेल किया और धीरे धीरे बाकी लोग भी उसमें जुड़ गए। पूरी की पूरी सिटी मेरठ की इसमें जुड़ती चली गई। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स चाहे रिकॉर्ड ऑफिसेस कहीं भी कुछ भी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड था उनको डिस्ट्रॉय किया जाने लगा। फिर ये 10 मई को शुरू हुआ। 11 मई को वही सोल्जर्स मेरठ से आए कहाँ? दिल्ली, और वो परमिशन लेने आए रेड फोर्ट में बहादुर शाह जफर की कि आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनो, और वो ब्लेसिंग्स मांगने आए बहादुर शाह जफर की। बहादुर शाह जफर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने इनको सपोर्ट किया क्योंकि उनके ऑलरेडी ब्रिटिशर ने सारी पावर ले ली थी, उनकी तो आर्मी भी लिमिटेड थी। तो जब इतने सारे लोग आए और रिबेल होने लगा तो उन्होंने अपना सपोर्ट दिया। अब ये इमीडिएट कॉज क्या था जिसके कारण ये रिवोल्ट हुआ? काउ और पिग फैट कार्ट्रिज। इससे पहले ब्राउन बेस कार्ट्रिज राइफल्स चलती थी। फिर इस राइफल को जब चेंज किया गया तो ये रूमर था या एक सच में था, इसमें बेसिकली कार्ट्रिज वुड नॉट लीक एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम वाटर, इसलिए इस राइफल को चेंज किया गया। लेकिन इस कार्ट्रिज की जो आपको माउथ से पील करना पड़ता था, पुरानी वाली में ऐसा नहीं होता था। तो एक रूमर स्प्रेड हुआ कि ये जो कार्ट्रिज है जिसको हमें मुंह से तोड़ना पड़ रहा है उसमें काउ और पिग की फैट है उसमें इन्वॉल्व, उसमें कार्ट्रिज में। तो ये दोनों ही हिंदूज और मुस्लिम्स के रिलीजन को करप्ट कर रहा था। दूसरा पॉलिटिकल रीजन था कि सब्सिडरी अलायंस 1798 में इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। सब्सिडरी ट्रीटी सब जगह पे इम्प्लीमेंट कर दी थी। इसके तहत एक राजा अपनी आर्मी नहीं रख सकता था। ब्रिटिश आर्मी जो थी वो हर टेरिटरी में स्टेशन कर दी गई थी। राजा की आर्मी नहीं थी, ब्रिटिशर्स की आर्मी थी। एक्सपेंसेस जो भी आर्मी के होते थे वो राजा को ही देने हैं, पर आर्मी किसकी है? अंग्रेजों की। पैसे कौन दे रहा है? राजा दे रहा है। ऐसे तरीके की उन्होंने ट्रीटीज लगा के किंग को वीक किया और ब्रिटिशर्स धीरे धीरे टेरिटरी ऑक्यूपाई की।
रिलीजियस रीजन भी था कि फोर्सिबली कन्वर्ट किया जा रहा था हिंदूज मुस्लिम जो भी इंडियन पीपल थे उनको क्रिश्चियनिटी में, और सती सिस्टम बैन कर दिया गया, चाइल्ड मैरिज को खत्म किया गया। तो हिंदूज को भी लग रहा था कि हमारे अगेंस्ट ये लोग चीजें कर रहे हैं। ब्रिटिश ने इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में स्प्रेड करने की कोशिश की, जिससे भी लोगों के मन में एक डिसइंटरेस्ट जागा। मिलिट्री कॉज अगर हम देखें तो सोल्जर्स, जो इंडियन सोल्जर्स थे वो बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किए जाते थे। इंडियन सोल्जर्स को कम पे दिया जाता था कंपेयर टू इंग्लिश सोल्जर्स। दूसरा रीजन था, एक और रीजन था, नाना साहेब की जो पेंशन थी, जो पेशवा बाजीराव के बाद उनके सक्सेसर थे, उनकी पेंशन को ब्रिटिशर्स ने बंद कर दिया था। झांसी की जो रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, उनके जो एडॉप्टेड सन थे उनको परमिशन नहीं दी गई थी। वो मतलब अडॉप्ट करना चाहती थी सन, बट उनको उस चीज की ब्रिटिशर्स ने परमिशन नहीं दी थी। सतारा और नागपुर जैसी जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको भी ब्रिटिश राज में एनेक्स कर लिया गया था। जमींदार और जो लोकल एरिया के जो चीफ होते थे उनके भी जो रीजन्स थे वो ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर ले लिए थे। और हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि कैसे जमींदार की पावर महज एक रेवेन्यू इकट्ठा करने वाली रह गई थी। रूमर्स और प्रेडिक्शन, जो काव और पिग की बोन का पाउडर माना जा रहा था कि वो आटे में मिला रहे हैं, रूमर्स इस हद तक स्प्रेड हुए कि ब्रिटिशर्स पाउडर में काव और पिग की बोन्स जो है, हड्डियां हैं, उनका पाउडर भी मिला के मार्केट में बेच रहे हैं। तो मतलब हमारे रिलीजन को करप्ट करना चाह रहे हैं। और लोग कह रहे थे कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद 100 साल हो चुके थे, तो अब हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। और जो लीडर्स थे उन्होंने भी पूरे देश में विद्रोह करना शुरू किया था, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश के अगेंस्ट। और लीडर्स भी, जो मेन लीडर्स थे पहले के, वो भी उभर के आए थे ब्रिटिशर्स से पहले की। जैसे मुगल एम्पायर में बहादुर शाह जफर हो गए, नाना साहिब कानपुर से, बिहार में जमींदार कुंवर सिंह, और अवध में नवाब वाजिद अली शाह। तो जो उस एरिया में पहले लीडर्स थे वो अब उभर के आने लगे थे और वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट विद्रोह कर रहे थे। अब जो लोग थे, जनता थी, रिबेल्स थे, वो पुराने लीडर्स के पास क्यों जा रहे थे? क्योंकि उनकी इमेज अच्छी थी, लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे, वो एंथुजियाज्म लोगों में बढ़ता था, और वो लोग एक्सपीरियंस थे, उनको आता था किस तरीके से सब कुछ चलाना है, और उनमें लीडरशिप एबिलिटी थी। सबसे बड़ा जो रिवोल्ट सबसे एंड तक चला 1857 का, वो अवध में था। अवध में रिबेलियन क्यों हुआ? ये बहुत सीरियस और बिग रिबेलियन था। अगर पूरी कंट्री से हम कंपेयर करें, 1801 में ब्रिटिश ने सब्सिडरी ट्रीटी ऑन इलीगली इम्पोज कर दी थी अवध पे। आर्मी को एबॉलिश कर दिया गया, ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी को लगा दिया, ब्रिटिश ने अपना इन्फ्लुएंस अवध में बढ़ा लिया, और धीरे धीरे 1856 में जो वहाँ के नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह, उनको हटा दिया गया। और उसके बाद अंग्रेजों ने अपना वहाँ पे इनैक्स कर लिया था अवध को। बट ये बहुत गलत हुआ था नवाब वाजिद अली शाह के साथ, और ब्रिटिशर्स को लगा था कि ये पॉपुलर नहीं होंगे, लोग इनको इतना पसंद नहीं करते होंगे, बट ये गलत था, लोग उनको बहुत पसंद करते थे। और अवध के लोगों में बहुत गुस्सा था कि अवध को जो लॉर्ड डलहौजी ने उसको अनेक्स किया गलत तरीके से। इसीलिए 1857 का जो रिवोल्ट में सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक अवध में चला था। वाई ब्रिटिश कैप्चर अवध? क्योंकि इंडिया से ब्रिटिशर सिर्फ प्रॉफिट कमाने आए थे, उनको इंडिया से कोई प्यार नहीं था। तो अवध की जो मिट्टी थी वो बहुत अच्छी थी इंडिगो और कॉटन की कल्टीवेशन के लिए, और जिससे उनको मैक्सिमम मुनाफा हो सकता था, इसीलिए उनको अवध चाहिए था। और उसी वक्त जो अवध का रीजन है वहाँ पे मेजर मार्केट है, तो वो अपना सामान भी बेच सकते थे अवध में, तो अवध एक्वायर वो करना चाहते थे। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब ये बात मेरठ में शुरू हुई, लेकिन पूरे इंडिया में कैसे फैली होगी? तो कम्युनिकेशन कैसे हुआ? लार्ज एरिया ऑफ कम्युनिकेशन जो ये इतने बड़े रिवोल्ट में हुआ, कोऑर्डिनेटेड न्यूज जो भी रिबेलियन की एक जगह से दूसरी जगह फैल रही थी। डेट्स अगर हम देखें तो हर जगह पे एक ही टाइम में रिबेल हुआ, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ये अफवाहें बहुत जल्दी फैली। इंफॉर्मेशन जो थी वो शाम तक ही एक जगह से दूसरी जगह पे फैल रही थी, सिग्नल्स भेजे जाते थे। कैवलरी मैन जो हथियार लेके जाते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और ये मैसेजेस जो होते थे वो स्प्रेड करते हुए आते थे। ऐसे धीरे धीरे करके इसमें टेलीग्राम ने, वो जो
वहाँ के जो बेसिक एक कंटोनमेंट से दूसरे कंटोनमेंट में फॉरेन मैसेजेस पहुंच रहे थे। अब ये जो सारे रिबेल कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, ये क्यों कर रहे थे? ये जो इंग्लिश डॉक्यूमेंट से हमें जो चीजें पता चलती हैं ऑफिसर से कि ये क्यों कर रहे थे, इंग्लिश पीपल इज नोन कि वहां पे उनको एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि ये लोग विद्रोह क्यों कर रहे थे। मोस्ट ऑफ द रिबेल्स जो 1857 में इन्वॉल्व थे वो कॉमन लोग थे। काफी सारे तो ऐसे भी थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, तो इसीलिए उनको लैक ऑफ इंफॉर्मेशन था और उनकी डिमांड्स भी क्लियरली नहीं पता। कुछ एडवर्टाइजमेंट्स और अनाउंसमेंट्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनसे हमें पता चलता है कि उनकी क्या डिमांड्स रही होंगी। पोस्टर्स और अनाउंसमेंट्स भी देखने को मिलती हैं। कुछ एडवर्टीजमेंट्स और अनाउंसमेंट्स इशूड इन नेम ऑफ मुस्लिम नवाब, तो वो बेसिकली हर रिलीजन को अपील कर रहे थे कि आप इस रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करो, तो उसके लिए इन तरीके के एडवर्टीजमेंट को किया जा रहा था। अब क्या लोगों ने ज्वाइन किया था? तो सारे ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज कर रहे थे, सब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। तो जो ट्रेडर्स थे वो भी एंग्री थे क्योंकि उनके ट्रेड जो प्रमोशन था ब्रिटिशर्स के थ्रू, वो चीज उनको सक्सेस नहीं मिल रही थी। ब्रिटिशर्स सबको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे, तो पीपल वर एंग्री विद ब्रिटिशर्स और इतना ज्यादा टैक्स लगा रहे थे ब्रिटिशर्स, तो लोग इसीलिए इस अफवाह को जल्दी से मान गए और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े हो गए। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने भी एक्शन लिया और उन्होंने एक नई गवर्नमेंट सेटअप की। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ में नए रीजन्स बनाए गए, लीडर्स अपॉइंट किए गए जो ओल्ड कोर्ट कल्चर के हिसाब से एक सिस्टम बनाया गया और हर सिपाही की सैलरी दी जाने लगी और हर इस काइंड ऑफ लूटिंग और रायट्स को भी स्टॉप किया जाने लगा। ब्रिटिश काउंटर अटैक जो था, ये सब जो चीजें हुई, इसका काउंटर अटैक ब्रिटिशर्स ने क्या लिया, उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया में धीरे धीरे इस विद्रोह को दबाना शुरू किया, अपने हथियार भेजे और उन्होंने कानून भी पास करने शुरू किए, जैसे मार्शल लॉ। मार्शल लॉ में क्या था, उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश ऑफिसर या कोई भी अगर अंग्रेज है, उसको कोई भी ऐसा दिखे जो इस विद्रोह में पार्टिसिपेट कर रहा है, सस्पेक्टेड हो, उसको पनिश कर सकता है। और एक ही पनिशमेंट दी गई थी, वो थी डेथ। कोई भी अगर विद्रोह करेगा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट तो उसको डेथ दी जाएगी। दिल्ली में अटैक हुआ 1857 में, ब्रिटिशर्स अटैक दिल्ली। अब उन्होंने दिल्ली को दोनों तरफ से अटैक किया। फर्स्ट एक आर्मी को पंजाब की तरफ से भेजा गया और दूसरी आर्मी को कोलकाता की तरफ से, एक यहाँ से भेजा गया, एक यहाँ से भेजा गया। अब इस जो दोनों तरफ की स्ट्रगल में बैटल हार गए और ब्रिटिशर्स, नॉट ओनली कॉमन पीपल वर अगेंस्ट ब्रिटिश, हर कोई ब्रिटिश के अगेंस्ट था। 3/4 ऑफ एडल्ट मेल पॉपुलेशन इस विद्रोह में इन्वॉल्व थी, मतलब ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ पॉपुलेशन जो है, 3/4 ऑफ पॉपुलेशन इन्वॉल्व थी। ये काफी लंबी बैटल थी और 1857 में ये रिवोल्ट मई में शुरू हुआ और लगभग 1 साल उनको लग गया। मार्च 1858 में ब्रिटिशर्स अपनी हुकूमत को फिर से इस्टेब्लिश कर पाए थे। इसका रीजन क्या था? उन्होंने अपनी कोशिश तो पूरी की थी, लेकिन ऑर्डिनरी पीपल भी इन्वॉल्व थे, इसीलिए ब्रिटिशर्स को टाइम लगा कंट्रोल लेने में। तो ये क्विक नोट्स की फॉर्म में पूरा चैप्टर था, चैप्टर 11 रिबेल्स एंड राज। इसमें हमने 1857 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डिस्कस किए हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। पीडीएफ में क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैंने मार्क कर दिया, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए अपने पढ़ने के पर्पज से तो आप टेलीग्राम से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं या फिर वैसे ही अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम जो क्लास 12th के हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के हम प्रॉपर नोट्स फॉर्मेट में डिस्कस कर रहे थे, उसमें आज हम चैप्टर 12 जो कि है कॉलोनियल सिटीज, उसके नोट्स डिस्कस करेंगे।
इससे पहले के सारे चैप्टर्स के नोट्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से उसको चेक कर सकते हो। इसके पहले मैंने इस चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन किया था, इसके एमसीक्यू वीडियोस बना रखी हैं मैंने। अगर एक क्विक रिविजन जस्ट आपको सुनना है तो वो भी मैंने एक पीपीटी की फॉर्मेट में डाल रखा है, तो सारा कंटेंट अवेलेबल है जो आपको चैप्टर अच्छे से समझा सकता है। एक प्रॉपर गाइड फॉर्मेट में मैंने बना रखा है। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो खुद की प्रैक्टिस करने के पर्पज से, तो वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर 12 द कॉलोनियल सिटीज। तो कॉलोनियल सिटीज मतलब अब हम कॉलोनी की बात करेंगे, ब्रिटिश रूल के टाइम की। तो हमें उन सब के बारे में कैसे पता चलता है, सबसे पहले तो यही बात आप जान लीजिए कि सोर्सेस क्या थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिकॉर्ड्स रखे। हर 10 साल में सेंसस होना शुरू हुआ था। इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन भी आता है, मैंने आगे इस पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। म्यूनिसिपल रिपोर्ट्स जो थी उनसे हमें पता चलता है। अर्बन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, क्यों बढ़ रही होगी, एम्प्लॉयमेंट के कारण बढ़ रही होगी, तो 10% से 13% तक बढ़ गई थी इन 40 ईयर्स में, 1900 से 1940 में। 18th सेंचुरी के एंड तक मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा, MBC ये एक इम्पॉर्टेंट सिटीज की तरह डेवलप हुए थे। जब आप मुगल एम्पायर के टाइम में हम देख रहे थे तो हमें ये सिटीज नहीं देखने को मिल रही थी। मुगल एम्पायर के टाइम में हम कौन सी सिटीज देख रहे थे, दिल्ली, आगरा, लाहौर, हमें ये सिटीज मेंशन हो रही थी। अब हमें बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा ये दिख रही हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ पोर्ट। ये इंपॉर्टेंट पोर्ट बन गए बिकॉज ब्रिटिशर्स को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने में हेल्प करते थे। अब कलेक्ट डेटा करने में क्या डिफिकल्टी होती थी, ये बहुत नई चीज थी हमारे यहाँ पे। तो लोग विलिंग नहीं थे, लोग चाहते नहीं थे कि वो अपनी सही इंफॉर्मेशन दें, उनको डर लगता था। दूसरा, कितने पैदा हुए, कितने मर गए, कितने लोगों को डिसीजेस हो रही हैं, इस डेटा को एग्जैक्टली कलेक्ट करना बहुत मुश्किल था। पोर्ट्स कौन से थे? मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा, और वहां पे जो किले बनाए थे इन लोगों ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए, तो सेंट जॉर्ज था मद्रास में, फोर्ट विलियम था कैलकाटा में, और बॉम्बे में भी फोर्ट था। तो ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो बनाया करते थे और ये उनके नाम हैं। ये एमसीक्यू पर्पस से अगर आप CUET की तैयारी कर रहे हो या फिर अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। टाउन्स एंड कॉलोनीज, अब हम प्री कॉलोनियल टाइम, जैसे मैंने आपको ऊपर मुगल्स का रेफरेंस दिया, तो कॉलोनी, ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले कैसी थी चीजें, तो टाउन्स को डिफाइन किया जाता था रूरल एरिया के ऑपोजिशन में कि ये टाउन है, शहर है, और ये गांव है। टाउन्स जो थे वो स्पेसिफिक फॉर्म होती थी, वहां पे राजा रहते थे, मंत्री रहते थे, एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटी और कल्चर होता था। जो द पीपल लिव्ड, जो रूरल एरिया में रहते थे वो लोग कल्टीवेशन करते थे, लोग जंगलों में जाके वहां पे गायें चराना, बकरी चराना, जो भी जानवरों को रेयर करा करते थे। और टाउन्स जो होते थे बाय कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पे आर्टिसंस, ट्रेडर्स, व्यापारी, मैनेज करने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स और राजा, ये सब रहते थे। शहर हमेशा से रूरल पॉपुलेशन पे डोमिनेटिंग होता था। शहर या जो सिटीज होती थी इनके आसपास किले बनाए जाते थे, फोर्ट्स बनाए जाते थे, दीवारें बनाई जाती थी, ताकि ये जो उस कंट्री बाहर का एरिया, जो रूरल एरिया है, उसको शहर वाले एरिया को अलग करने के लिए दीवारें बनाई जाती थी। जब टाउन्स पे अटैक होता था तो लोग भाग के जो बाहर का, जो शहर से दूर जंगल का एरिया है, वहां पे जाके छुप जाया करते थे। जो व्यापारी हैं या जो पेडलर्स, जो पैर पे चलते हैं, जो सामान बेचते हैं, वो गांव से सामान शहर से गांव में लेके जाया करते थे। बिकॉज देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो टाउन्स में मिलती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो विलेजेस में मिलती हैं। तो फिर इसीलिए व्यापारी और पेडलर्स वगैरह कुछ सामान जो शहरों में मिलता है, गांव में नहीं मिलता, वो वहां लेके जाया करते थे। और कुछ सामान जो विलेजेस में मिलता है वो तो ऑब्वियसली जैसे
वेजिटेबल्स वगैरह सब जो ग्रो हो रही हैं विलेजेस में, वो टाउन जाया करती थी। तो ऐसे करके रेवेन्यू फ्लो होता रहता था टाउन से विलेजेस की तरफ। टाउन्स जो थे ये मुगल्स ने बिल्ड किए थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती थी। मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स बनाई गई थी, स्पेशली शाहजहां के टाइम में बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी थी। उनकी जो भी वेल्थ होती थी अपनी इंपीरियल पावर दिखाने का एक तरीका होता था। आगरा, दिल्ली, लाहौर इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे मुगल टाइम में। आर्टिसंस जो होते थे ये एक्सक्लूसिव हैंडीक्राफ्ट्स बनाते थे। जो नोबल्स होते थे, मंत्री हैं, राजा के आसपास के जो दरबार के लोग हैं, उनके लिए कारीगर स्पेशली हाथ से चीजें बनाया करते थे। अनाज जो होता था वो जो शहर के बाहर का एरिया है वहां से आता था शहरों में। और जो भी ट्रेजरी होती थी, जो भी पैसे हैं, ट्रेजरी है, वो कहाँ होगी? जहाँ राजा होगा तो कैपिटल में होती थी। अगर हम साउथ की बात करें तो टाउन जैसे कि मदुरई और कांचीपुरम ये इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं। साउथ में आपको टेम्पल्स एक इम्पोर्टेंट सेंटर के तौर से दिखेंगे रिलीजियस फेस्टिवल्स के साथ साथ। क्योंकि देखो, अगर कहीं पे भी आप देखोगे कोई त्योहार हो रहा है तो उसके साथ मेले लगते हैं, लोग तीर्थ पे जाते हैं, तो व्यापार होता है। तो ऐसे करके रिलीजियस फेस्टिवल्स को बहुत सारी चीजों से रिलेट किया जाता था और इम्पोर्टेंट सेंटर्स माने जाते थे। रूरल जो वहां के एरिया में रूल करते थे राजा, उनकी हाईएस्ट अथॉरिटी होती थी। और वो रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, जो रिलीजियस जैसे इतने सारे मंदिर और बहुत ही बेहतरीन मंदिर आपको साउथ में देखने को मिलेंगे, तो उस वक्त वो बनाए गए थे। जो रिलेशनशिप थी ही हैड विद अदर ग्रुप्स ऑफ क्लासेस, बट अब जो भी रिलेशनशिप साउथ की होती थी वो सोसाइटी, प्लेस इन सोसाइटी और टाउन के बेस पे होती थी। अगर 18th सेंचुरी की अब हम बात करें तो ओल्ड टाउन जैसे दिल्ली, यहाँ पे हमने दिल्ली, लाहौर, इन सब की बात की, ये सब अब डिक्लाइन हो गए थे। नए ग्रोथ, नए रीजनल पावर डेवलप हुई, जैसे लखनऊ, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, पूना, नागपुर, बड़ौदा, तंजौर, ये कुछ सेंटर्स थे जो पहले रीजनल एरियाज में इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट अब ये थोड़े पावर 18th सेंचुरी में इनकी पावर थोड़ी सी देखने को हमें मिलती है। ट्रेडर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो पहले मुगल सेंटर्स हुआ करते थे, उनको अब नई कैपिटल की तरफ वो मूव करने लगे, क्योंकि अब मुगल एम्पायर खत्म हो चुका है। पर वहाँ के जो व्यापारी हैं, वहाँ पे जो काम करते थे लोग या वहाँ पे जो कारीगर थे, अब उन्हें काम कैसे मिलेगा? तो वो दूसरी जगहों पे जाने लगे काम के लिए। यूरोपियन अगर हम कंपनीज की बात करें तो पोर्चुगीज पानाजी में सबसे पहले हमें 1510 में देखने को मिलती है। फिर डच मसूलीपट्टनम में 1605, ब्रिटिश मद्रास में 1636, फ्रेंच पौंडीचेरी में 1853। फ्रेंच सबसे लास्ट रहेंगे, ये आप याद रखिएगा। तो ये उन्होंने अपने बेस सेटअप किए थे। सबसे पहले पोर्चुगीज ने सेटअप किया था और सबसे लास्ट में फ्रेंच ने सेटअप किया था। 18th सेंचुरी के एंड आते आते जो लैंड बेस एम्पायर था एशिया का, पहले जमीन की बहुत इंपॉर्टेंस होती थी, व्यापार सारा जमीन से होता था, लेकिन 18th सेंचुरी के एंड आते आते सारा व्यापार समुद्र से होने लग गया, क्योंकि यूरोपियन एम्पायर इस्टेब्लिश होने लग गया था। इंटरनेशनल अगर हम ट्रेड की बात करें, कैपिटल की बात करें, मर्चेंडाइज नाउ केम टू डिक्लाइन द नेचर ऑफ सोसाइटी, क्योंकि अब क्या हो रहा था, बाहर से बनी हुई चीजें आ रही थी, कपड़ा आ रहा था, सब कुछ आ रहा था, तो यहाँ की जो सोसाइटी चल रही थी उसमें थोड़ा डिफरेंस आने लग गया था। कमर्शियल सेंटर जैसे सूरत, मसूलीपट्टनम, ढाका, ये ग्रो होने लगे थे 17th सेंचुरी में, पर ट्रेड शिफ्ट हुआ और ये डिक्लाइन होने लग गए। और इंक्रीज जो इमेंस हुआ वो इन 3 जगहों का हुआ था कॉलोनियल टाइम में, वो है मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा। नई बिल्डिंग्स, ऑक्यूपेशन, इंस्टीट्यूशंस डेवलप होने लगे थे। अगर हम कॉलोनियल सिटीज की बात करें तो हमें बहुत सारा डेटा मिलता है उनके बारे में। ब्रिटिशर्स ने भी बहुत डिटेल रिकॉर्ड रखे हुए हैं कि वहाँ क्या व्यापार होता था, किस तरीके से हर चीज होती थी, रेगुलर सर्वे होता था, स्टेटिस्टिकल डेटा, हमें ये सब कुछ जो इम्पोर्टेंट जगहों कॉलोनियल सिटीज के बारे में देखने को मिलता है। प्रॉपर टाउन मैप्स दिखते हैं कि कहाँ पे हिल्स हैं, कहाँ पे रिवर है, कहाँ पे किस तरीके की वेजिटेशन हो रही है, ताकि प्रॉपर प्लानिंग के लिए ये सारा डेटा वो रिकॉर्ड करते थे। फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्स्ट
ऑल इंडिया सेंसस, ये एमसीक्यू के बेस से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस कब हुआ था? 1872 में हुआ था। 1881 से इसको हर 10 साल में कंडक्ट रेगुलर बेसिस पे किया जाने लगा था। लोग कॉपरेट नहीं करते थे, वो लोग उठ पटांग आंसर देते थे, सही आंसर नहीं देते थे क्योंकि उनको डर लगता था। पीपल सस्पिशियस होते थे, उनको लगता था कि अगर वो अपनी ज्यादा इनकम बता देंगे तो कहीं उन पे टैक्स ना इम्पोज कर दिया जाए। जो अपर क्लास वाले होते थे, जो रिच होते थे, वो भी अपनी इंफॉर्मेशन नहीं बताते थे, वो अपनी वुमेन के बारे में, अपने घर के बारे में नहीं बताना चाहते थे। वुमेन हमेशा एक सिक्लूडेड एरिया में, मतलब घर के अंदर रहती थी। वो पब्लिक इंक्वायरी या फिर लोग उनके बारे में पूछ रहे हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता था कि वो क्यों पूछ रहे हैं हमारी वुमेन के बारे में, मेरी वाइफ के बारे में, या मेरी मदर के बारे में, या मेरी बेटी के बारे में, वो क्यों पूछ रहे हैं। सेंसस ऑफिशियल्स जो होते थे वो फाउंड दैट पीपल क्लेमिंग आइडेंटिटीज दैट दे वर एसोसिएटेड विद हायर स्टेटस। वो अपने आप को क्लेम करते थे कि हम बहुत हाई स्टेटस के हैं। हिस्टोरियंस इस जो सेंसस को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं और वो इसको, जो भी इस सेंसस में लिखा है ना, वो आंख बंद करके उस पर विश्वास नहीं करते क्योंकि जिन्होंने लिखा उसमें भी बायस है। फिगर्स को जो भी इसमें मेंशन है उनको बार बार कैलकुलेट किया गया है और कभी कभी हमें एक्चुअल चीजें जो जानने की, जो सच्ची थी, वो शायद छुपा दी गई हैं। तो इसीलिए बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है। रेलवे का इंट्रोडक्शन 1853 में हुआ था। इसने बहुत सारी चीजों की काया पलट दी थी। अब जो लोग थोड़े से दूर रहते थे, अब उनको यहाँ पे काम करने वो दिल्ली आ सकते थे, या फिर वो बॉम्बे जा सकते थे, या फिर वो कलकत्ता जा सकते थे। और लोग कंट्री साइड, जो रूरल एरिया में रहते थे, उनको रोज अप डाउन कर सकते थे थ्रू रेलवे। तो रेलवे ने बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट में उन लोगों को वहां आके रहने की जरूरत नहीं थी। तो ट्रेडिशनल जो टाउन्स थे वहां पे ओल्ड रूट्स और रिवर्स जो थी वहां पे, उसकी तरफ थोड़ा सा व्यापार भी बढ़ने लग गया था। रेलवे जो स्टेशंस थे वो कलेक्टिंग डिपोट्स होते थे। जहाँ पे रेलवे स्टेशन है वहां से रॉ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, इम्पोर्टेड गुड्स था। तो जैसे यहाँ पे एक गांव है, रूरल एरिया है, यहाँ पे सपोज बहुत अच्छा इंडिगो उग रहा है, बट अब इंडिगो होगा, यहाँ पे रेलवे लाइन बनाई जाएगी और रेलवे लाइन कहाँ तक होगी? सी तक होगी। वो सी तक वहां से क्यों? मतलब ऑब्वियसली बीच में कहीं पे उनको किसी और मीडियम से ट्रैवल करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से वो अपनी शिप्स में इंपोर्ट करेंगे टू ब्रिटेन। तो ऐसे करके जो चीजें थी वो उसको ध्यान में रखा जा रहा था और मेन पर्पस उनका ये था रेलवे बनाने का। अगर हम किले की और पोर्ट्स की और सेंटर्स की बात करें तो ऑब्वियसली मैं बता चुकी हूँ कि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्रीज बनानी शुरू की और अब क्या हुआ, ब्रिटेन के अलावा भी तो और बैठे थे कॉम्पिटिटर्स, तो वो कंपटीशन में आ गए। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया गया। क्यों बनाया गया? ब्रिटिशर्स ने बनाया अपनी सेफ्टी के लिए कि कहीं फ्रांस के या फिर डच या पोर्चुगीज हम पे अटैक ना कर दें। कलकत्ता में फोर्ट विलियम बनाया गया, बॉम्बे में फोर्ट बनाया गया। क्यों बनाया गया? ब्रिटिश सेटलमेंट को मार्क करने के लिए। यूरोपियंस और इंडियंस में डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था ही कलर के बेस पे। व्हाइट टाउन्स और ब्लैक टाउन, व्हाइट टाउन्स में यूरोपियंस, ब्लैक टाउन्स में इंडियंस। और इवन मैरिज के बाद भी कोई इंडियन या कोई ब्लैक जो स्किन कलर का, वो जाके व्हाइट टाउन में नहीं रह सकता था। तो इतना डिस्क्रिमिनेशन था। मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा काफी सिग्निफिकेंटली ग्रो हुए, बट ये इकोनॉमिक ग्रोथ इनकी नहीं हुई। ऐसा क्यों था? ऐसा इसीलिए था क्योंकि ब्रिटिशर्स का पर्पस इन एरिया को डेवलप करना नहीं था। ब्रिटिश का पर्पस था अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना। इसीलिए जितना इस जगह का फायदा हो पाया वो ठीक है, वो बाय प्रोडक्ट था, वो उनके फायदे के साइड में इन जगहों का फायदा हुआ, वो अलग सी चीज थी। बट ये एक्चुअल में चाहते नहीं थे ब्रिटिशर्स कि हमारे देश का कुछ भला हो। पॉलिटिकल पावर और पैटर्नेज जो थी वो इंडियन रूलर्स से कॉलोनियल्स के हाथ में शिफ्ट हो गई थी। इंडियंस जो थे वो इंटरप्रेटर्स की तरह वर्क करते थे क्योंकि उनको इंग्लिश आती थी और इनको, हमें हिंदी आती थी या लोकल लैंग्वेज आती होती है। मिडिल मैन, व्यापारी, सप्लायर जो गुड्स बेचते हैं, रॉ मटेरियल बेचते हैं, उनका काम इंडियंस करने लगे थे। जो पहले व्यापार रिवर्स से होता था या सी से, वो डेवलप होने लगा। डॉक्स या फिर घाट्स बनने लग गए।
फोर्ट के आसपास यूरोपियन मर्चेंट्स के एजेंट्स रहते थे जिनको गार्डन हाउस कहते थे। रेशियली एक्सक्लूसिव होते थे क्लब्स, रेस हाउस, इन सब थिएटर्स। ये जो रूलिंग एलिट्स हैं इनमें सिर्फ वाइट्स अलाउड होते थे, ब्लैक्स के लिए सब कुछ अलग होता था, बहुत डिफरेंस होता था। हिल स्टेशन की अगर हम बात करें तो ये अर्बन कॉलोनियल सेंटर का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। हिल स्टेशन इनिशियली इसीलिए रखे गए थे कि जो ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स हैं वो वहां पे अगर उनको कुछ इंजरी हो गई है या उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वहां पे जाके वो रेस्ट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हिल स्टेशन थे उनका टेम्परेचर बहुत ठंडा है, तो वो वहां के जो ब्रिटेन का टेम्परेचर भी ठंडा है तो वो अपने आप से कनेक्ट कर पाते थे, इसीलिए वो हिल स्टेशन को एक ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा मानते थे एंड वो हिल स्टेशन पे वहां पे रहा करते थे। हॉट वेदर को ब्रिटिशर्स महामारी, कॉलरा, मलेरिया से कनेक्ट करते थे, तो इसीलिए इन डिसीजेस से अपनी आर्मी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उनको हिल्स पे भेजते थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ब्रिटेन थे उनके बीच में राइवलरी थी, इसीलिए मद्रास में किला बनाया गया था। व्हाइट टाउन जो था सेंट जॉर्ज वो बनाया गया था। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो था ये व्हाइट टाउन था जहाँ पे यूरोपियंस रहते थे। कलर और आप कौन सा धर्म फॉलो करते हो वो अलाउ करता था कि आप उस फोर्ट में रह पाओगे या नहीं पाओगे। कंपनी इवन मैरिज के बाद भी इंडियंस को परमिट नहीं करती थी कि वो व्हाइट टाउन में रह सके। अदर देन ब्रिटिश, डच, पोर्चुगीज इनको भी अलाउ किया जाता था क्योंकि ये वाइट भी थे और ये लोग क्रिश्चियनिटी को भी फॉलो करते थे। बट आप देखोगे कि मद्रास वाले में फ्रेंच वर नॉट अलाउड, क्योंकि उन्हीं के फियर से ही तो इसको और स्ट्रॉन्ग किया गया था, तो फ्रेंच को वहां पे अलाउ नहीं किया था। ब्लैक टाउन ये किले के बाहर होता था, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होती थी, बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे गलियां होती थी। यहाँ पे सारे जो मिडिल मैन जो इंटरप्रेट करते हैं वो सब यहाँ पे रहा करते थे। अगर हम फोर्ट की बात करें तो बहुत खुले मैदान होते थे उसके आसपास। फोर्ट विलियम एंड उसके आसपास मैदान होते थे खुले खुले। कैलकटा's फर्स्ट सिग्निफिकेंट टाउन प्लानिंग जो 1798 में लॉर्ड वीजली थे वो गवर्नर बने थे जनरल, और उन्होंने मैसिव गवर्नमेंट हाउस बनाया था और रेशियल डिवाइड व्हाइट और ब्लैक में किया था, और उसको नया डिवाइड हेल्दी और अनहेल्दी कहला दिया गया था। तो इस तरीके से बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाते थे, और वो जो फोर्ट होता था उसके आसपास गार्डन्स होते थे, और फिर उसके बाद ब्लैक टाउन होता था। अगर हम बॉम्बे की बात करें तो 20th सेंचुरी में नया आर्किटेक्चरल डिजाइन जो इंडियन और यूरोपियन को कंबाइन करके बनाया जाने लगा उसका नाम था इंडो सार्सेनिक। ये भी एमसीक्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। इंडो शॉर्ट हैंड फॉर हिंदू जो इंडियन है, और सार्सेनिक मतलब की टर्म यूरोपियन, यूज टू डिजाइन डेजिग्नेट मुस्लिम। तो उस एक कल्चर को इनहेबिट करके भी एक नया आर्किटेक्चर डिजाइन बनाया जाने लगा। जमशेदजी टाटा ने ताजमहल जो बॉम्बे में है वो इसी डिजाइन के बेस पे बनाया था। और एक और दूसरा स्टाइल वो है इंडो गॉथिक। ये इसमें क्या होता है, हाई पिच रूफ होती है, पॉइंटेड आर्च, यानी कि ऐसे आर्च पॉइंटेड होती है, और बहुत बेहतरीन नक्काशी डेकोरेशन की जाती है। वो दूसरा पैटर्न है इंडो गॉथिक। तो इसमें दो पैटर्न्स हैं जो आपके चैप्टर में मेंशन है, और इसका ये एग्जाम्पल है, तो ये आप याद रख सकते हैं। तो ये था आपका पूरा चैप्टर एक शॉर्ट ब्रीफ में कॉलोनियल सिटीज के ऊपर। आई थिंक आपको अगर आप एमसीक्यू की सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो तब भी एक रिवीजन के तौर से आपको हेल्प कर सकता है। अगर अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा था तब भी एक आइडिया तो मिल गया होगा। तो ये था पूरा चैप्टर 12 कॉलोनियल सिटीज। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। चैनल से अगर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम इज द प्लेस, आप टेलीग्राम से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम क्लास 12th हिस्ट्री के जो चैप्टर 13 है उसके नोट्स डिस्कस करेंगे, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। इससे पहले हमने चैप्टर 12 जो कॉलोनियल सिटीज था उससे पहले के सारे चैप्टर्स के नोट्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आपने अभी तक उनमें से कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से उसको चेक कर सकते हो। तो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे।
अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। अगर आपने इससे पहले के कोई भी चैप्टर की पीडीएफ या इस चैप्टर की पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है अपने रेफरेंस पर्पज से कि आप लास्ट मिनट पे पढ़ सको, तो आप उसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। मैं टेलीग्राम पे उसकी पीडीएफ डाल दूंगी। तो शुरू करते हैं चैप्टर 13 महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि महात्मा गांधी कब आए थे। ये एमसीक्यू में जो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करो तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट रहती हैं। 1915 में गांधी जी आए थे। जब वो आए तो इससे पहले जब 1893 में ये छोड़ के गए थे लगभग 20 साल पहले, तो तब से लेके अब तक इंडिया काफी बदल चुका था। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में फाउंड हुई थी और डिफरेंट सिटीज और ब्रांचेस में ये स्प्रेड हो चुकी थी। स्वदेशी मूवमेंट 1905 से 1907 में थी। इसमें जो इमर्जेंस ऑफ रेडिकल एज था, लाल बाल पाल, लाल इज फॉर लाला लाजपत राय, पंजाब से थे ये, बाल गंगाधर तिलक जो कि बाल महाराष्ट्र से, और बिपिन चंद्र पॉल बंगाल से। तो इन्हें लाल बाल पाल कहते हैं एंड ये वर रेडिकलिस्ट थे। और एमसीक्यू पॉइंट से ये पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट से बिलोंग करते थे। महात्मा गांधी की फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस बीएचयू में हुई थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और जब ये ओपन हो रही थी तो इनके जो मेंटोर थे गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जो थे इनके, उन्होंने महात्मा गांधी को सजेस्ट किया था कि वो इंडिया ट्रैवल करें, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझें। और फरवरी 1916 में उन्होंने अपनी फर्स्ट स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने पुअर लोग, फार्मर्स का टॉपिक रेज किया था। 1916 के ही फरवरी में ये हुआ था और दिसंबर में गांधी जी ये जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, तो इसमें वहां पे ये दिसंबर 1916 याद रखेंगे आप। महात्मा गांधी ने जो हार्श ट्रीटमेंट जो इंडिगो पेजेंट्स थे चंपारण में, उनके अगेंस्ट आवाज उठाई। 1917 उन्होंने चंपारण में सत्याग्रह किया कि उन्हें क्रॉप में सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और किसानों के पास हक होना चाहिए, चॉइस होनी चाहिए कि वो किस तरीके के क्रॉप्स ग्रो करना चाहते हैं। 1917 में ये हुआ था। 1918 में अहमदाबाद के जो मिल वर्कर्स थे उनके टेक्सटाइल मिल वर्कर्स की बेटर वर्किंग कंडीशन के लिए गांधी जी ने आवाज उठाई थी। और तीसरी इसी साल में 1918 में केड़ा में उन्होंने सत्याग्रह किया था। किसानों का जो कर, जो बहुत ज्यादा टैक्स उन पे लगा हुआ था जबकि उनकी फसल खराब हो गई थी, फिर भी उनको वो टैक्स देना था, तो उसके अगेंस्ट आवाज उठाई गई थी। फर्स्ट वॉर जो हुआ था, वर्ल्ड वॉर, वो 1914 से 18 के बीच में हुआ था। ब्रिटिशर्स ने उस वक्त पूरे के पूरे जो मीडिया थे उस पर सेंसरशिप लगा दी थी। कुछ भी बिना मर्जी के ब्रिटिशर्स के नहीं छप सकता था। तो एक कमेटी बनाई गई थी, सर सिडनी रॉलेट उनके चेयरमैन थे, और ये रॉलेट एक्ट पास किया गया था जिसमें कोई भी इम्प्रिजन किया जा सकता है, मतलब उसको जेल में डाला जा सकता है बिना किसी ट्रायल के अगर उसको सस्पेक्ट किया जाता है। इसने इंडियंस को इस पे बहुत गुस्सा आया था और लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया था। वर्ल्ड वॉर में जो सेंसरशिप हुई, रॉलेट एक्ट हुआ, जलियांवाला बाग मैसेकर जो कि जिसने एक काफी ज्यादा गुस्सा जगा दिया था लोगों में, और जिसके बाद चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई थी। इन सब के बाद गांधी जी ने एक नेशनल वाइड मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू की थी। गांधी जी बिलीव करते थे कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे इसीलिए हैं क्योंकि हम उनके साथ कॉपरेट कर रहे हैं। अगर हम उनके साथ कॉपरेट करना बंद कर दें तो हमें स्वराज मिल जाएगी 1 साल के अंदर अंदर। नॉन कॉपरेशन में उन्होंने बोला कि हमें जो भी ब्रिटिश के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनको अटेंड नहीं करना। लॉयर्स ने कोर्ट्स बॉयकॉट करने शुरू किए, टैक्सेस पे करना बंद कर दिया, फॉरेन गुड्स खरीदने बंद कर दिए, कपड़े खरीदने बंद कर दिए। तो मतलब इंडियन जो चीजें थी यानी कि स्वदेशी चीजें जो थी उनका यूज किया जाने लगा था कि सब कुछ इंडिया से रिलेटेड जो चीजें यहाँ पे बन रही हैं।
फिर इसके बाद खिलाफत मूवमेंट 1919 से लेके 1920 में ये मूवमेंट थी जिसमें इंडियन मुस्लिम्स, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये नाम याद रखिएगा। कांग्रेस ने इस मूवमेंट को, खिलाफत मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन के साथ जोड़ा था क्योंकि गांधी जी ने इन दोनों को एक साथ लेके चलने का निर्णय लिया था, ये सोच के कि हिंदू और मुस्लिम साथ में कलेक्टिवली हमारी जो आज़ादी है उसके लिए लड़ेंगे। 1915 से लेके 1947 के बीच को गांधीयन एज भी रेफर किया जाता है क्योंकि नेशनल मूवमेंट्स हो रही थी लोगों के लिए। गांधी जी से लोग इसीलिए कनेक्ट हो पा रहे थे क्योंकि उनकी सिंप्लिसिटी के कारण। वो एक मर्चेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, वो लॉयर थे बाय प्रोफेशन, लेकिन वो आम लोगों की तरह कपड़े पहनते थे, आम लोगों की भाषा बोलते थे, तो लोग उनसे कनेक्ट कर पाते थे, वो लोगों की प्रॉब्लम समझते थे। जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ओपन हो रही थी या कहीं पे भी वो जाते थे तो वो गरीबों की और किसानों के हक की बात करते थे, वो चरखा चलाया करते थे और लोगों को बोलते थे कि आप इंडियन ड्रेसेस पहनो, हमारे देश की भाषा बोलो, और मतलब वेस्टर्न सूट्स की जगह वो धोती और जो सूती कपड़ा होता है वो उनको प्रमोट करते थे, तो लोग इसीलिए उनसे कनेक्ट कर पाते थे। गांधी जी के सपोर्टर्स अमीर गरीब सब उनको सपोर्ट करते थे। उनकी स्पीचेस पुअर से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट और जो एलीट अमीर लोग हैं उन तक को अट्रैक्ट करती थी। कांग्रेस को इंडियन एंटरप्रेन्योर जैसे कि जीडी बिरला, इन्होंने भी सपोर्ट किया खुले तौर से, और गांधी जी हाईली टैलेंटेड इंडियंस को उन्होंने अट्रैक्ट किया था नेशनल मूवमेंट की तरफ। लोगों ने गांधी जी को सपोर्ट करना शुरू किया था। साइमन कमीशन 1927 में आया था। सर जॉन साइमन, इनको अपॉइंट किया गया था, एक इंक्वायरी कमिटी थी ये, तो इसके साइमन कमीशन इसका नाम दिया गया था। इस कमीशन में 7 मेंबर थे, आए इंडिया का देखने के लिए, पर इसमें कोई इंडियन ही नहीं था, इसमें 7 ब्रिटिशर्स थे। तो जब ये 1928 में इंडिया पहुंचे तो ब्लैक झंडे दिखाए गए और बोला गया साइमन गो बैक। गांधी जी ने इसको डायरेक्टली इस मूवमेंट में जो साइमन कमीशन के अगेंस्ट हुआ था उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट उन्होंने ब्लेसिंग्स दी थी। लाहौर कांग्रेस सेशन जो 1929 में हुआ था, ये इम्पोर्टेंट सेशन है, आप इसको याद रखेंगे क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इस टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। इस सेशन में प्रोक्लेम किया गया था पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के तौर से सेलिब्रेट किया जाने लगा। अलग अलग जगहों पे लोगों ने झंडे फहराए और लोगों ने चरखा चलाया, अनटचेबल्स को सर्व किया, सारे के सारे लोग हिंदू मुस्लिम सब इकट्ठे आ गए थे और एक ही एम था, आज़ादी, फुल कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो इस तरीके से उस चीज़ को सेलिब्रेट किया गया था, इसीलिए 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। और 26 जनवरी जो लाहौर सेशन जो 1929 में हुआ था ये इम्पोर्टेंट है। सॉल्ट मार्च जब ये 1930 में ऑब्जर्व किया गया, इसके बाद गांधी जी ने अनाउंस किया कि वो एक मार्च में सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये जो सॉल्ट लॉ था ये बहुत अनपॉपुलर लॉ था। नमक का प्राइस बहुत ज़्यादा था और हर इंडियन घर, चाहे वो रिच है चाहे वो पुअर है, सबके घर में नमक तो ज़रूरत है ही है। तो जब सॉल्ट मार्च के बारे में गांधी जी ने ऑलरेडी नोटिस दे दिया था, लॉर्ड उस टाइम पे वाइसरॉय लॉर्ड इरविन थे, पर उनको लगा कि क्या ही कर लेंगे गांधी जी। गांधी जी काफी टाइम से पॉलिटिकल जो कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। तो सॉल्ट मार्च शुरू हुई 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने इस मार्च को कहाँ से शुरू किया था? साबरमती आश्रम फ्रॉम हिज, ये इम्पोर्टेंट है, और ओशन की तरफ वो गए। 24 दिन उनको लगे थे। 6 अप्रैल को वो दांडी वहां पहुंचे हजारों लोगों के साथ। उन्होंने कानून ब्रेक किया। जैसे उन्होंने कानून ब्रेक किया था उनको अरेस्ट कर लिया गया। इसी तरीके से जहां गांधी जी ने तो दांडी में किया, अलग अलग देश के जगहों पे जहां पे भी समुद्र था, लोगों ने नमक के कानून को तोड़ा था। फॉरेस्ट के जो लोग थे उन्होंने अपने तरह से कानून तोड़ने के लिए जंगलों में घुस गए वो, और वहां की लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू की। जो मिल में फैक्ट्री में काम करते थे उन्होंने स्ट्राइक पे चले गए। लॉयर्स ने उनके कोर्ट्स में काम करने से मना कर दिया। स्टूडेंट्स ने स्कूल जाने से मना कर दिया। तो हर तरीके से जो जिस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड कर सकता था उन्होंने किया, और लगभग 60,000 लोग इंक्लूडिंग गांधी जी अरेस्ट कर लिए गए थे। अब ये सॉल्ट मार्च के बारे में हमें कहाँ कहाँ से पता चलता है? तो हमें जो पुलिस उस टाइम पे प्रोटेक्शन दे रही थी, ध्यान दे रही थी, उनकी रिपोर्ट से
यूएस ने, अमेरिका ने इस न्यूज को कवर किया था। ये फर्स्ट टाइम था जब इंटरनेशनल लेवल पे गांधी जी के जो ये अमेजिंग उनका चार्म था वो लोगों को दिखने लगा था। और हमें सिग्निफिकेंस अगर हम देखें सॉल्ट मार्च का, तो एटलीस्ट ये 3 है और ये क्वेश्चन के तौर से आ सकता है। फर्स्ट ये था कि गांधी जी को वर्ल्ड अटेंशन मिली, जैसे यूरोपियन और अमेरिकन प्रेस, जैसे कि ये इसका एक एग्जाम्पल है। सेकेंडली फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी थी जिसमें वुमेन को भी इन्वॉल्व किया गया था। ये एक एमसीक्यू के तौर से आ सकता है कि किसने बोला था, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय। इन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट की थी कि सिर्फ मेन नहीं, वुमेन को भी अलाउ होना चाहिए सॉल्ट या लिकर लॉ ब्रेक करने के लिए। थर्ड पॉइंट, ब्रिटिशर्स ने रियलाइज कर लिया था कि उनका जो रूल है वो हमेशा नहीं रहेगा, तो उनको कुछ पावर्स तो इंडियंस को देनी पड़ेगी, इसीलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया था। जनवरी 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, जब गांधी जी को रिलीज कर दिया गया था जेल से, क्योंकि अभी तो गांधी जी को सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के लिए अरेस्ट किया गया था। इसमें गांधी इरविन पैक्ट में जो पॉइंट्स डिक्लेयर हुए थे वो ये थे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद किया जाएगा, इसके बदले जो भी 60,000 जितने भी प्रिजनर्स को ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट किए वो उनको रिलीज करेंगे। सॉल्ट कानून जो है ये सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट पे अलाउ की जाएगी। गांधी जी ने कांग्रेस को सेकेंड राउंड टेबल में रिप्रेजेंट किया था और जो रेडिकल नेशनलिस्ट थे उन्होंने इस पैक्ट को बहुत क्रिटिसाइज किया था। अगर हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में नवंबर 1930 में हुई थी। इसमें से कोई डिसीजन नहीं निकल पाया था क्योंकि मेजर कोई इंडियन नेशनलिस्ट लीडर प्रेजेंट ही नहीं था, तब मोस्टली सब जेल में थे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब लंदन में 1931 में हुई तब गांधी जी ने कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया और उनको लग रहा था कि वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर 3 और पार्टीज भी रिप्रेजेंट कर रही थी, मुस्लिम लीग, प्रिंसेस और BR अम्बेडकर लॉयर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। सॉरी, लॉयर थिंकर जो ये BR अम्बेडकर थे, ये जो शेड्यूल का SC ST को रिप्रेजेंट करने के लिए, SCs को, शेड्यूल ट्राइब जो उस टाइम पे जो रिप्रेस्ड क्लास मानी जाती थी उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इस तरीके से जब गांधी जी वापस आए 1932 में उन्होंने फिर से रिज्यूम कर दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। मेजर इवेंट्स जब 1935 से 47 के बीच में अगर हम कहें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया था जिसमें कुछ इंडियंस को गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन मिली थी। 1937 में पहला इलेक्शन हुआ था जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज थी, यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी, हर कोई वोट नहीं कर सकता था, कुछ गिने चुने लोग ही वोट कर सकते थे। उसमें कांग्रेस पार्टी को मेजॉरिटी मिली थी, 11 में से 8 प्रोविंसेस कांग्रेस जीती थी। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था। ब्रिटिशर्स जो इंडियन लीडर्स थे उन्होंने एग्री किया इंडियन लीडर्स ने कि हम आपको सपोर्ट करेंगे पर एक शर्त पे, अगर आप हमें इसके बाद आज़ादी दोगे। ये रिफ्यूज कर दिया गया। अक्टूबर 1939 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया। इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू हो गए। ब्रिटिशर्स पे प्रेशर डालने जाने लगा कि आपके वॉर खत्म होने के बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है इसके बाद आप हमें आज़ादी देंगे। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने अपना रेजोल्यूशन पास किया और उन्होंने कहा कि हमें तो एक अलग से नेशन चाहिए। 42 में कंटिन्यूसली ये नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही थी तो प्राइम मिनिस्टर विंस्टन जो चर्चिल थे उन्होंने सर स्टैनफोर्ड क्रिप्सन को भेजा, क्रिप्स मिशन को भेजा था। ये भी फेल हो गया था, क्रिप्स मिशन कोई एग्रीमेंट नहीं निकल पाया था। 1942 अगस्त में क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था और इसमें गांधी जी ने बोला था डू और डाई। थर्ड मेजर मूवमेंट थी ये गांधी जी की और इसमें अलग अलग लीडर्स को अरेस्ट भी किया गया था, जैसे कि जयप्रकाश नारायण, उन्होंने स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज की थी। ये मास मूवमेंट थी, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, ऑर्डिनरी पीपल सब इसमें जुट गए थे और अलग अलग जगहों से लोग आ रहे थे। 45 से 47 के बीच में अब ब्रिटेन में 47 में लेबर पार्टी पावर में आई थी। वायसरॉय लॉर्ड वेवल नेगोशिएट कर रहे थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग में कि ये साथ हो जाएं और फिर हम इनको छोड़ देंगे। 1946 में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शंस फिर से हुए, कांग्रेस जनरल लेजिस्लेटिव जीती, लेकिन इस बार लीग जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, मुस्लिम रिजर्व वाला एरिया था, वहां पे लीग ने अच्छा परफॉर्म किया एंड इसने इनको यकीन दिला दिया कि हमें एक सेपरेट नेशन चाहिए। यहाँ पे काफी लोग मानते हैं कि अगर कांग्रेस ने नेगोशिएट कर लिया होता लीग के साथ, जैसे कि लीग चाहती थी, जिन एरियाज में कांग्रेस जीती थी
तो शायद उनके मन में पार्टीशन का ख्याल ना आता। बहरहाल अब जो हो गया दैट इज डन एंड सेट इन स्टोन। कैबिनेट मिशन सेंड किया गया 1946 में और फेल हो गया वो। लीग और कांग्रेस के बीच में कोई सुलह नहीं हो पाई, जिन्होंने डायरेक्ट एक्शन दे बुलाया एंड डिमांड किया कि हमें पाकिस्तान चाहिए। ये एक एमसीक्यू के तौर से इम्पोर्टेंट है। 16 अगस्त 1946 वाज द डे। उस टाइम पे बहुत सारे रायट्स हुए थे। फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसरॉय की तरह अपॉइंट किया गया और उन्होंने इनकंक्लूसिव टॉक्स, कोई डिसीजन नहीं निकला था, उन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया फ्री होगा बट ऑल्सो डिवाइडेड होगा। पावर ट्रांसफर 15 अगस्त को की गई। महात्मा गांधी ने इंडिपेंडेंस डे के किसी भी सेलिब्रेशन में पार्ट नहीं लिया। वो कैलकाटा गए क्योंकि काफी सारी जगहों पे जहाँ पे भी फ्लैग होस्टिंग की जा रही थी उन्होंने वहां पे पार्ट लिया, क्योंकि काफी एक तरीके से ना अनरेस्ट था पंजाब और बंगाल वाले एरियाज में, तो वो वहां जा रहे थे गांधी जी। हॉस्पिटल्स में या जो रिलीजियस कैंप्स थे वहां जा रहे थे एंड उन्होंने 24 आवर्स की फास्टिंग की थी और उन्होंने कहा था कि दो नेशन हैं ये फ्रेंड्स की तरह रहे आगे जाके भी। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को नथुराम गोडसे ने शूट किया था। वुड अनाउंस गांधी जी एज एन अपीजर ऑफ मुस्लिम्स, कि वो सिर्फ मुस्लिम्स की बात सुन रहे थे, हिंदूज का उनको नहीं ध्यान दे रहे थे वो। तो ये चीज हुई थी 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी को डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू हम जान सकते हैं, जो स्पीचेस उन्होंने पब्लिक या प्राइवेट में दी और लेटर्स जो उन्होंने लिखे, चाहे वो पब्लिक को लिखे हों या फिर इंडिविजुअल को प्राइवेट थॉट्स में दिए गए हों। ऑटोबायोग्राफीज जो अकाउंट्स हैं पास्ट के वो भी हमें डिटेल में बताते हैं। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स जो पुलिस के या फिर ऑफिशियल अदर रिकॉर्ड्स हैं, न्यूज़पेपर्स इंडियन लैंग्वेज के, लोकल लैंग्वेज के और इवन जो ब्रिटिश के या फिर यूएस में जब आर्टिकल्स छपे, यूरोप में जब आर्टिकल छपे, उनके थ्रू भी हमें काफी कुछ पता चल पाता है गांधी जी के बारे में। तो ये था पूरा चैप्टर 13 के क्विक ग्लैंस में नोट्स। आई होप आपको ये चैप्टर एक रिवीजन के तौर से या अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो एक आइडिया मिल गया होगा आंसर राइटिंग के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैंने इसमें मेंशन किए हैं जो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये एमसीक्यू में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, एक बार खुद प्रैक्टिस कर लेना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम जो हिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 14 है जो कि आपका पार्टीशन से रिलेटेड है, अंडरस्टैंडिंग द पार्टीशन, हम उसके रिगार्डिंग जो नोट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। एंड इससे पहले के सारे चैप्टर्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने उनकी वीडियोस मिस की हैं तो आपको मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से उसको चेक कर सकते हो। अगर इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन देखना है अंडरस्टैंडिंग द पार्टीशन चैप्टर का तो मैंने उसको डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके एमसीक्यू और एक क्विक रिवीजन तौर से मैंने सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप वो सब भी चेक कर सकते हो, मैं उनको भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो अपनी पढ़ाई करने के लिए रिविजन पर्पज से तो वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, मैं इसको वहां पे डाल दूंगी। तो शुरू करते हैं अंडरस्टैंडिंग द पार्टीशन में। सबसे पहले हम डिवीजन देखते हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफी सारी लड़ाइयां थी और पार्टीशन में पीछे इंसिडेंसेस थे जो इंडिया और पाकिस्तान बनने के पीछे, उनको डिपेंडेंट किया जाता है कि ये डायरेक्ट इंसिडेंट था, ये इनडायरेक्ट इंसिडेंट था। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन हो रहा था 1909 से, सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए थे मुस्लिम्स को। एंड ये जो फर्दर स्ट्रेंथन कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में हुआ। तो एक ना डिवाइड और रूल पॉलिसी जो ब्रिटिश यूज कर रहे थे
वो बहुत ज्यादा अपना रंग दिखा रही थी। एंड कम्युनल आइडेंटिटी 1920s और 1930s में काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट और आर्य समाज शुद्धि मूवमेंट, हिंदूज व एंगर्ड, रैपिड स्प्रेड ऑफ प्रोपोगेंडा एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब कि उनके साथ गलत हो रहा है, मतलब दोनों रिलीजन्स को लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, और इस तरीके से गैप बढ़ रहा था जिसने आगे जाके इंडिया पाकिस्तान का रूप लिया। अब रीजंस ऑफ डिवीजन ये क्वेश्चन के तौर से भी आ सकता है। तो मोहम्मद अली जिन्ना की जो टू नेशन थ्योरी थी, हिंदूज एंड मुस्लिम्स के सेपरेट नेशन होने चाहिए, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ये ब्रिटिश की थी। इन्होंने 1857 के रिवोल्ट के बाद इनको रियलाइज हो गया था कि इफ दे वांट टू रूल तो उनको डिवाइड करना पड़ेगा। फिर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो मुस्लिम के लिए क्रिएट की गई थी 1909 में, और फिर बाद में उनको और बढ़ाया गया 1919 में। हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट बढ़ी। सेक्युलर और रेडिकल जो कांग्रेस में था वो मुस्लिम मासेस को कॉन्कर नहीं कर पा रहा था। जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम या जो मुस्लिम लैंड एलिट्स थे उनका ही कंसर्न वो देख रहा था, बट वो जो मुस्लिम मास था, जो एक पॉपुलेशन थी, वो उनको उनकी अटेंशन नहीं ग्रैस्प कर पा रहे थे। पाकिस्तान रेजोल्यूशन 23 मार्च 1940 में पास हुआ जिसको ऑटोनॉमी मेजर्स कहते हैं मुस्लिम मेजॉरिटी के लिए। ये सब कुछ रीजंस थे। सबसे प्रोविंशियल इलेक्शंस अगर हम 1937 की बात करें तो ये फर्स्ट टाइम इलेक्शंस हुए थे। ऑल्दो इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, ऐसा नहीं था कि हर कोई वोट कर सकता है, तो इसमें कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ लोग थे जो वोट कर पा रहे थे। बट जब इसका रिजल्ट आया तो कांग्रेस जीती 5 प्रोविंसेस, और उन्होंने कोलिशन के थ्रू 7 में 11 में से अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की। लेकिन जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, मुस्लिम लीग में वहां पे पुअरली परफॉर्म कर पाई, सिर्फ फ्यू सीट्स ले पाई, है ना। कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया और लीग ने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो लीग ने क्या बोला कांग्रेस को कि देखो आपने भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, हमने भी नहीं किया, तो क्यों ना हम दोनों मिलके गवर्नमेंट बना लें। लेकिन कांग्रेस ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि कहीं कहीं पे तो प्रोविंसेस में उनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी मिली थी। गवर्नमेंट वो कांग्रेस ने कहा कि हमें तो मेजॉरिटी मिली है जहां जहां पे, हम वहां पे आपके साथ क्यों गवर्नमेंट बनाए। और काफी लोग मानते हैं कि जो रिजेक्शन 1937 के इलेक्शन में कांग्रेस ने किया, इसका मेन रीजन था कि हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में डिवीजन आया और पाकिस्तान की तरफ वो चीजें बढ़ी। अब अगर हम पाकिस्तान का प्रपोजल देखें तो वो मार्च 23 1940 में एक लीग ने रेजोल्यूशन पास किया था। सेपरेट स्टेट, पार्टीशन नहीं मेंशन किया गया था, स्टेट मेंशन की गई थी। सडन डिमांड ऑफ पार्टीशन, जो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे ना वो भी क्लियर नहीं थे, उन्होंने भी कभी सोचा नहीं था 1940 में कि पार्टीशन हो जाएगा 7 साल में। जिन्हा ने भी पार्टीशन को सिर्फ एक पाकिस्तान का नाम इसीलिए उन्होंने लिया था कि अगर मैं बड़ी चीज बोलूंगा तो मुझे छोटी चीज तो मिल ही जाएगी, इसलिए वो पाकिस्तान का नाम ले रहे थे। उन्होंने भी इनिशियली कभी सोचा नहीं होगा कि पाकिस्तान बन जाएगा। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करें तो 1937 के जब 46 में जब इलेक्शन हुए तो कांग्रेस जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो जीत गई, लेकिन लीग ने इस बार मुस्लिम वोट्स जीत लिए। लीग की जो सीट्स मुस्लिम रिजर्व एरियाज थे वहां पे 30 रिजर्व सीट्स में 30 वो जीती। और अगर एट द सेंटर, और अगर हम 442 में से 509 में से 442 प्रोविंसेस में, तो 1946 में लीग ने अपने आप को मुस्लिम्स की डोमिनेंट पार्टी के तौर से स्टैब्लिश कर दिया था। यही 1946 में मार्च में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन को क्यों भेजा गया था, वो एक इनकंक्लूसिव इंडिया की भाई 3 टायर्स उन्होंने सजेस्ट किए। उन्होंने जो कैबिनेट मिशन आया उन्होंने 3 पार्ट्स करे कि एक सेक्शन ए जो है ये हिंदू मेजॉरिटी का कर दो, बी और सी जो है ये मुस्लिम माइनॉरिटी का कर दो, एक मुस्लिम माइनॉरिटी का नॉर्थ ईस्ट में कर दो और एक नॉर्थ वेस्ट में कर दो, जो ये बांग्लादेश और ये पाकिस्तान बनेगा। बट कैबिनेट मिशन ने इनको स्टेट्स के तौर से 3 डिवीजन असेंबली में उन्होंने सजेस्ट किए थे। ये और कैबिनेट मिशन कह रहा था कि सेंटर वीक रहे और जो अलग अलग लेजिस्लेटिव पावर्स उनको पावर दी जाए। सबने एग्री किया,
लेकिन लेटर लीग ने ये डिमांड किया कि मैंडेटरी और राइट टू सक्सीड फ्रॉम द यूनियन, उनको ये अधिकार दिया जाए। और वेयरएज कांग्रेस ये चाहती थी कि प्रोविंसेस को ये राइट होना चाहिए कि वो ज्वाइन कर सकें ग्रुप को। तो दोनों अपनी अलग अलग चीज कह रहे थे। तो कांग्रेस को रियलाइज हुआ कि पार्टीशन तो होगा ही होगा, और वहां पे लीग तो चाहती थी पार्टीशन। सिर्फ दो लोग थे, एक महात्मा गांधी और एक खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ वही थे जो अपोज कर रहे थे पार्टीशन को। प्रोविंशियल इलेक्शंस जब हुए कैबिनेट मिशन में, तो डायरेक्ट एक्शन डे, पाकिस्तान की डिमांड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे को डिक्लेयर किया गया। ये 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया गया था। एमसीक्यू के तौर से आ सकता है, और ये मोहम्मद अली जिन्ना ने पहले कहा था, तब उनको इतना सीरियसली नहीं लिया गया। बट इस टाइम पे काफी ब्लड शेड हुआ, काफी जो मुस्लिम्स क्या गए, जैसे कि हिंदूज वगैरह को काफी मारा गया था उस वक्त, काफी ब्लड शेड हुआ था कैलकाटा वाले एरिया में। और पंजाब 1947 में कांग्रेस ने पार्टीशन को एक्सेप्ट किया। पंजाब के दो पार्ट हुए, और एक मुस्लिम मेजॉरिटी और दूसरा हिंदू एंड सिख। सिमिलरली बंगाल में भी दो डिवीजन हुए, एक तरफ मुस्लिम मेजॉरिटी है जो बांग्लादेश में, और एक तरफ हिंदू और सिख जो है हमारे, वो दोनों साथ में आ गए। डिस्ट्रक्शन एंड लॉ एंड ऑर्डर, ग्रेट ब्लड शेड हुआ 1947 में। आपको क्या लगता है पार्टीशन इतना सिंपल रहा होगा कि ये एरिया है पंजाब का, इस पंजाब के एरिया में दो पार्ट्स हो गए, चलो जो यहाँ के हैं वहां चले जाओ, यहाँ के हैं यहाँ चले जाओ। इतना सिंपल पार्टीशन नहीं था। इसमें बहुत एंटी ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही थी, लोगों के मर्डर हो रहे थे, किलिंग्स हो रही थी, किडनैपिंग्स हो रही थी, लोगों को लूटा जा रहा था, सामान उनके चुराए जा रहे थे। मतलब लोगों को अपने घर छोड़ के जाने थे। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि बाउंड्री एग्जैक्टली कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है। तो बहुत बड़ी चीज थी जो उस टाइम पे पार्टीशन में हो रही थी। कंप्लीटली कोलैप्स हो चुका था गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि ब्रिटिश ऑफिशियल्स को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे डिसीजन करें सिचुएशन का। वो तो अपनी तैयारी कर रहे थे वापस जाने की। सिर्फ जो गांधी जी थे वही लोगों के साथ थोड़ी सी सिचुएशंस को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। बाकी सब टॉप लीडर्स को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्रॉब्लम एक और ये भी थी कि इस वक्त जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है जिसमें चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, तो हमें पुलिस याद आती है या लॉ एंड ऑर्डर को हम याद करते हैं। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे हैं वो भी तो है इंसान, तो वो भी खुद को एक रिलीजन से या फिर एक प्रोफेशनल कमिटमेंट जो था वो उनका खत्म हो चुका था। कि जो एक आर्मी या पुलिस में जो एक इंसान होता है वो अपने आप को सबको एक सिटीजन के तौर से देखता है, लेकिन यहाँ पे जो वो उनका प्रोफेशनल कमिटमेंट था वो एक तरीके से खत्म हो गया था। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इन पार्टीशंस का किस पे पड़ता है, तो वो है वुमेन। वुमेन की लाइफ सबसे मुश्किल होती है, और इसके तौर से एक एग्जाम्पल देखा जाता है कि अपने ऑनर माना जाता है कि लाइक जो एक वुमेन होती है वो फैमिली का ऑनर होती है, चाहे वो वाइफ है, बेटी है, बहन है। तो अगर उनको दुश्मन से बचाना है, तो एक इंसिडेंट हुआ था रावलपिंडी में जहाँ पे 66 वुमेन ने अपने आप को बचाने के लिए छलांग लगा दी थी कुएं में। तो ऐसे करके, और उनको बहुत बहादुर माना जाता है कि वो अमर हैं, वो उन्होंने अपनी जान अपने कहते हैं ना इज्जत बचाने के लिए दी। तो इस तरीके की सिचुएशंस, और सबसे ज्यादा लैक ऑफ सेंटिमेंट्स अगर इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से किसी के लिए देखे गए तो वो थे वुमेन के सेंटिमेंट्स को समझने के लिए। कुछ कोशिशें की गई थी कि जो दूसरे एरिया की में रह गई हैं वुमेन, उनको वापस से अपने घर लाया जा सके, बट कितनी आ पाए कितने नहीं आ पाए वो हम क्वेश्चनेबल है वो डेटा। अगर हम रीजनल डिवीजन की बात करें तो पार्टीशन जो था उसमें न जाने कितने हजारों लोगों की जान गई, लोगों ने अपने घर छोड़े, सिचुएशन बहुत ही खराब हो गई थी। सबसे ज्यादा सिचुएशन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था, लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव हुए थे, वो था पंजाब में। हिंदूज और सिख पाकिस्तान से इंडिया वाली साइड पे आ गए थे, और मुस्लिम जो थे वो पाकिस्तान साइड पे चले गए थे।
पंजाब में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखा गया था पार्टीशन का, चाहे वो वुमेन पे देखें, लोगों पे बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट था। अगर हम बाकी बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ से भी कुछ मुस्लिम फैमिलीज थी, वो पाकिस्तान की तरफ चली गई थी। जिन्हा की टू नेशन थ्योरी जो थी ये ईस्ट बंगाल में फेल हो गई थी, और क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो इस टू नेशन थ्योरी को नहीं मानते थे, इसीलिए 1971 में बांग्लादेश बना, और उसने जो ये ईस्ट पाकिस्तान था ये वेस्ट पाकिस्तान से अलग हुआ और बांग्लादेश बना। पंजाब और बंगाल ये दो जगहें थी जिन्होंने सबसे ज्यादा सिचुएशन सही। फीमेल्स कि जो अटैकर्स जो थे वो फीमेल्स की बॉडी को कंसिडर करते थे कि उन्होंने इस एरिया को जीत लिया अगर उनको फीमेल की कोई बॉडी मिल जाती थी। तो सिचुएशंस बहुत खराब थी और सबसे ज्यादा खराब वुमेन के लिए थी। तो ये आपका पूरा एक चैप्टर को मैंने छोटे फॉर्म में, जो चैप्टर 14 था अंडरस्टैंडिंग द पार्टीशन, उसके ये नोट्स थे, बहुत ही क्विक वे में है। इसमें कुछ फिगर्स जैसे डायरेक्ट एक्शन डे हो गया या इलेक्शंस कब हुए थे उसमें किस कौन जीता, 2 से 3 आपको इम्पोर्टेंट डेट्स होंगी जो आपको याद रखनी होंगी। बाकी टू नेशन थ्योरी जिन्हा ने दी थी और उन्होंने पहले सोचा भी नहीं होगा कि 1940 में ये ऐसा कुछ हो जाएगा। और डायरेक्ट एक्शन डे कब हुआ, वो इतना कांग्रेस और ब्रिटिशर्स ने इतना सीरियसली नहीं लिया था डायरेक्ट एक्शन डे को, बट सच में हुआ। और अगर हम पार्टीशन की बात करें तो उसमें पंजाब और कैलकाटा में सबसे ज्यादा, बंगाल का जो एरिया था तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। तो ये कुछ बातें हैं इस चैप्टर की जो आपको याद रखने की हैं। बाकी अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज हम हिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 15 जो कि है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, आपकी हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। आज हम इसके नोट्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले के सारे चैप्टर्स के नोट्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आपने कोई भी चैप्टर मिस किया है फर्स्ट टर्म का, सेकेंड टर्म का, तो मैं प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से उसको चेक कर सकते हो। इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन, एमसीक्यू वीडियो सब कुछ मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुकी हूँ। तो आप चैनल की पुरानी प्लेलिस्ट्स में जाके उसको ढूंढ सकते हो, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चैनल से अगर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ भी इंफॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। इस जो पूरी की पूरी वीडियो है इसमें मैं एक पीडीएफ से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैं वहाँ पे उसको अपलोड कर दूंगी। तो शुरू करते हैं चैप्टर हिस्ट्री क्लास 12th चैप्टर 15 के नोट्स। तो कुछ एमसीक्यू के पॉइंट्स या फिर बिल्कुल रिवीजन पर्पस से शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स हैं, तो जल्दी से समझ लेंगे तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कब हुआ? दिसंबर 1946। अब देखो 1947 में अंग्रेज जा रहे हैं, तो हम एमसीक्यू अगर किसी को गेस करना हो ना तो वो सोचेगा कि यार 47 के बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ होगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये 1946 से लेके 1949 तक ऐसा नहीं था। 1947 में आज़ादी मिली, 1947 से लेके 1948 में ही कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, चलो इम्प्लीमेंट भी हो गया, सब कुछ हो गया। नहीं, टाइम लगता है इन चीज़ों में। तो ये डेट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि 1946 से लेके 1949 टाइम फ्रेम था। अब डिस्कशन एक एक क्लॉज पे हुई थी। इन टोटल 11 सेशन हुए थे। अब सुनने में लगता है यार सिर्फ 11 ही सेशन हुए थे, 165 सिटिंग्स हुई थी, लेकिन इन 11 सेशन के पीछे कमिटीज और सब कमिटीज थी जो इन सारे ड्राफ्ट्स को, इन सारी डिस्कशंस को बार बार ठीक कर रही थी, रिफाइन कर रही थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर्स थे। जब
कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर को, लेकिन जब इसके 2 महीने बाद ही जनवरी में इफेक्ट हुआ। अब ये आपको याद रखने की डेट है। मैंने ये आई थिंक जब मैंने एक और इस चैप्टर की वीडियो बना रखी है, क्विक बुक के नोट्स की, बिल्कुल बुक से देखते हुए एक क्विक ग्लैंस है, तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि बना कॉन्स्टिट्यूशन का टाइम फ्रेम दिसंबर 1946 से लेकर 1949 है, लेकिन जब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है तो वो इससे 2 महीने के बाद 1950 के जनवरी में 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट किया गया है। अब मेंबर जो इलेक्ट हुए थे वो प्रोविंशियल इलेक्शंस जो 1946 में, उसके बेस पे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे थे। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुस्लिम लीग ने ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि पार्टीशन की मीटिंग हो रही थी एंड डायरेक्ट एक्शन डे हो चुका था, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी, तो मुस्लिम लीग ने ज्वाइन नहीं किया था। 82% जो मेंबर्स पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, अगर हम सपोज ये 100% है तो इसमें से बस थोड़ा सा ही हिस्सा था जो किसी और का था, बाकी सब कांग्रेस मेंबर्स ही थे उसमें। अगर हम इन्फ्लुएंस की बात करें तो पब्लिक ओपिनियन को ध्यान में रखा गया था, डिबेट्स वगैरह सब न्यूज़पेपर्स में आती थी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था एंड ही वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी MCQ में क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। अगर प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का है तो आप राजेंद्र प्रसाद लिखेंगे, लेकिन अगर आपको चेयरमैन पूछा जाए ड्राफ्टिंग कमेटी का तो आप बोलेंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। जवाहरलाल नेहरू वाज द वन जिन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक हिस्टोरिक रेजोल्यूशन था, इसमें इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक की बात की गई थी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हिस्टोरिक रेजोल्यूशन क्यों माना जाता है, तो ये उसके कुछ पॉइंट्स हैं कि इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक, जस्टिस सबको, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया को जस्टिस, न्याय, बराबरी और आज़ादी ये हर सिटीजन को दिया जाएगा। सेफ गार्ड किया गया, चाहे कोई भी माइनॉरिटी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, ट्राइबल्स हैं, यानी कि SC ST कोई भी है, OBC, सबको प्रोटेक्ट किया जाएगा। 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सेपरेट इलेक्टोरेट अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। अब क्या हुआ 1949 में, उससे पहले ये जब पार्टीशन की बात नहीं हुई थी तो सब कह रहे थे ठीक है हम ऐसा करते हैं, कुछ एरिया ऐसा होगा जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, ऐसे करके हम वीक सेंटर कर देंगे, सेंटर वीक होगा और हम स्टेट को भी कुछ पावर देंगे। लेकिन जब पार्टीशन हो गया तो ये फियर अराइज होने लगा कि अगर ऐसा कर दिया तो इन फ्यूचर कहीं और ज़्यादा, जैसे एक पाकिस्तान और ईस्ट और वेस्ट में तो बन ही चुका था, कहीं और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब ना हो जाए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने फिर भी सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा था, लेकिन गांधी जी ने उनकी बात को अपोज किया था। उन्होंने कहा था कि इससे सोसाइटी डिवाइड हो जाएगी। काफ़ी लोग थे जैसे K. संथनाथम, इन्होंने भी फेवर किया था स्टेट्स को। उन्होंने कहा कि पावर स्टेट को मिलनी चाहिए एज ऑल द सेंटर इज नेसेसरी। तो पावर जो है ये सेंटर से, वो ये कह रहे थे कि पावर कुछ आप स्टेट को भी दो। लैंग्वेज इशू भी अराइज हुआ था, डिबेट हो रही थी काफ़ी महीने तक। 1930s में हिंदुस्तानी भाषा को, हिंदी और इसमें उर्दू दोनों का मिक्सचर था, तो इसीलिए गांधी जी भी हिंदुस्तानी को ही फेवर कर रहे थे। तो हिंदुस्तानी को ब्लेंड ऑफ हिंदी और उर्दू माना जाता है और इसको ही एक्सेप्ट किया जा रहा था। लेकिन R.V. धोलेकर ने हिंदी लैंग्वेज के फेवर में डिमांड रखी और उन्होंने कहा कि हिंदी को ऑफिशियल बनाया जाए, तो इस बात को क्रिटिसाइज किया जाने लगा। काफ़ी मेंबर्स ने एक्सेप्ट किया कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए, यानी कि सबको वोट डालने का अधिकार जो कि अब हम सबके पास है वो मिलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट है, उसको रेगुलरली आज भी उसमें अमेंडमेंट्स किए जाते हैं और उसको अपडेट करा जाता रहता है। जब ड्राफ्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन
तो लोगों की एस्पिरेशंस और चेंज ऑफ सोसाइटी को ध्यान में रखा गया था, क्योंकि जब 1949 या 1950 में ये इम्प्लीमेंट हुआ, उससे लेके आज हम 22 या 23 में खड़े हैं, तो क्या सेम ही लोगों की विचारधारा चल रही है? नहीं, लोग चेंज होते हैं वक्त के साथ, तो उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज हो, उन सबको ध्यान में रखा गया। लीगल लैंग्वेज लिखी गई और इस तरीके से प्रोसीजर्स, हर चीज को डिटेल में अच्छे से मेंशन किया गया। इंडिया को सेक्युलर स्टेट कहा गया, हर पर्सन को अपने धर्म को प्रैक्टिस करने का अधिकार दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 में इफेक्ट में आया। वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया का है ये। 16 जून 1946 को कैबिनेट मिशन प्रेजेंटेड अ स्कीम जिसमें इंटरिम गवर्नमेंट एट सेंटर आई थी, क्योंकि अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो इस वक्त एक इंटरिम गवर्नमेंट चल रही थी। 46 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट थे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब ये 46 में डेट आप भले याद ना करो, मुस्लिम लीग ने इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन करने का फैसला किया था। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया गया, डिवाइड किया पावर्स को कि कुछ पावर्स सेंटर के पास होंगी, कुछ स्टेट के पास होंगी, यानी कि 2 लेवल पे गवर्नमेंट काम करेगी। लेकिन अब आपको पता है कि 3 लेवल पे काम होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या पंचायती राज के लेवल पे भी होता है, बट तब 2 लेवल पे तो काम करेगी। सिटीजन्स ऑफ इंडिया को कुछ फंडामेंटल राइट्स गारंटी किए गए थे। पावर को सेंटर और स्टेट में डिवाइड किया गया था। ये इश्यूज थे जिनको सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और जो दोनों में नहीं आ रहे उनको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया था। जो यूनियन लिस्ट में आते हैं वो सेंटर देखेगी, जो स्टेट पावर में आते हैं वो स्टेट लिस्ट में, और जो ऐसे हैं जो दोनों को मिल के देखने पड़ेंगे, स्टेट को और सेंटर को, वो कहाँ गए? कॉन्करेंट लिस्ट में गए। एट प्रेजेंट 30 स्टेट, 7 यूनियन टेरिटरीज हमारी हैं। आई थिंक जो हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट है। मैं 30 स्टेट्स को लेके थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हूँ कि 29 स्टेट्स है या 30 स्टेट्स हैं, तो ये आप एक बार चेक कर लेना, पता नहीं क्यों मैं एकदम से कंफ्यूज हो रही हूँ, तो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे क्वेश्चन मार्क में आ रही है। तो आप ये 7 यूनियन और इस 30 वाला चेक कर लेना, बिकॉज JNK वाली चीज़ के बाद से थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो आप एक बार इसको चेक कर लेना। मेरे दिमाग से ना स्किप सा हो रहा है और मैं कंफ्यूजन को सोचने में अब वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती। तो अगर हम फ्रेम बिटवीन करें तो दिसंबर 1946 से 1949 में ये हुआ, इफेक्ट में। ये एक पैराग्राफ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इलेबोरेट था और काफ़ी ध्यान से बनाया गया था। इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोग थे इसमें, जैसे आज की डेट में डायरेक्ट इलेक्शन होता है। अगर आप लोकल लेवल में जो आपके यहाँ पे MP MLA होंगे, आप डायरेक्टली उनको इलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो क्या आप डायरेक्टली प्रेसिडेंट बनाने के लिए वोट डालते हो? क्या आपने जो प्रतिमा पाटिल was the प्रेसिडेंट, तो क्या आपने उनके लिए वोट डाला था? नहीं, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हुई थी। तो इन अ सिमिलर वे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग उस टाइम इलेक्ट हुए वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। अगर आप मेंबर्स की बात करो तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटर में इन सब में डोमिनेटेड कांग्रेस थी उस वक्त, जैसे कि हमने ऊपर भी देखा था 80% से ज्यादा मेंबर्स तो कांग्रेस के ही थे। मुस्लिम लीग ने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉयकॉट किया था और उन्होंने सेपरेट स्टेट की डिमांड रखी थी। मेंबर्स मोस्टली कांग्रेस के थे, बट ओपिनियन सबके अलग थे, इसीलिए बहुत सारी डिस्कशंस हुई, लोगों के व्यूज को ध्यान में रखा गया। हर भाषा को, माइनॉरिटी की जो भाषा है उनको भी ध्यान में रखा गया। अगर हम डोमिनेंट वॉइसेस की बात करें तो 300 मेंबर में से जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, ICM मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये कुछ ऐसे रिमार्केबल कंट्रीब्यूटर्स थे। इनमें से 3 जो थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, ये कांग्रेस के थे, बाकी दूसरी पार्टी से बिलोंग करते थे। जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया था, एज वेल एज हमारे देश के तिरंगे का जो प्रपोजल था वो इन्होंने रखा था। वल्लभ भाई पटेल ने नेगोशिएट करना, सबसे इम्पोर्टेंट रोल, हमारी जो सारी की सारी प्रिंसली स्टेट्स को साथ में लाना, नहीं तो इंडिया एक ना होके बड़ी सारी अलग अलग कंट्री बन चुका होता, तो उनको साथ में लाने का कंट्रीब्यूशन ऑल गोज टू सरदार वल्लभ भाई पटेल।
और उन्होंने काफ़ी सारी सेवरल रिपोर्ट्स पे भी बिहाइंड द सीन काम किया था। राजेंद्र प्रसाद वो प्रेसिडेंट थे, अब आप हो गया प्रेसिडेंट बन के वो तो बैठ गए, उसमें क्या उन्होंने कंट्रीब्यूट किया? हर मेंबर की बात को ध्यान से सुनना, सबको इक्वल टाइम मिले, किसी को टॉपिक से ना भटके, ये सब ध्यान रखना एक प्रेसिडेंट का काम होता है। B.R. अम्बेडकर ने कैबिनेट को तब ज्वाइन किया जब उनको गांधी जी ने एडवाइस किया था, वो एज अ लॉ मिनिस्टर आए थे, और जो चेयरमैन थे ये ड्राफ्टिंग कमेटी के एम मुंशी या कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे, ये भी दो लॉयर्स थे जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ड्राफ्टिंग में। दो सिविल सर्वेंट्स भी थे, B.N. राव एंड S.N. मुखर्जी, इन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के तौर से और हर प्रपोजल को एक क्लियर लीगल भाषा, देखो हम जो आम तौर से रोज भाषा बोलते हैं वो लीगल लैंग्वेज से बहुत अलग होती है, तो लीगल भाषा में हर चीज को पुट फॉरवर्ड करना इनका काम था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस किया गया था। इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक, हर नागरिक को जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम एश्योर की गई थी। माइनॉरिटी, बैकवर्ड, ट्राइबल सबको सेफगार्ड, अपने अधिकार उनके सेफ किए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने कॉन्स्टिट्यूशन का एक कहते हैं ना बेस लाइन, एक आइडिया हमें बता दिया था। नेहरू ने अमेरिका और फ्रांस के जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उनको रेफर किया और उन्होंने कहा कि हम वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम बस उनकी जो गलतियां हैं उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस्टेब्लिश और उन्होंने फिट किया कि हमारे देश के टेम्पर, हमारे देश के लोगों के हिसाब से जो चीज़ सही है हम उसको उस हिसाब से ही इम्प्लीमेंट करेंगे, बिकॉज हर कंट्री का अपना एक तरीका होता है, अपने तरीके की विचारधारा होती है, अपनी हिस्ट्री होती है, तो यहाँ के तरीके से ही हर चीज़ को देखा जाएगा। राइट्स ऑफ पीपल, तो हर क्वाइट डिफरेंट डिमांड्स हैं हर अलग अलग लोगों की, तो उनके ऊपर भी डिस्कशन हुई, डिबेट हुई थी। सेपरेट इलेक्टोरेट की प्रॉब्लम पे बहुत इंटेंस डिबेट्स हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू उठा था। बी पोकर बहादुर ने ये कहा था कि बहुत ज़रूरी है सेपरेट इलेक्टोरेट देना, लेकिन उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम नहीं समझ सकते, इसीलिए उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दो। सेपरेट इलेक्टोरेट से क्या होता है, सेंटर का उनमें कुछ कहने का अधिकार ना होता। लेकिन बहुत से जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे नेशनलिस्ट थे, जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, वो इसको डिवाइड, कि लोगों में एक डिवीजन आ जाएगा, धर्म के आधार पे एक देश का डिवीजन हो जाएगा, वो नहीं चाहते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी डिक्लेयर किया कि ये पॉइजन होगा अगर हम ऐसे सेपरेट इलेक्टोरेट को ले आते हैं। तो कुछ ने कहा कि ये हार्मफुल नहीं है, इज नॉट ओनली हार्मफुल, जैसे जीबी पंत ने कहा माइनॉरिटी के लिए, मेजॉरिटी दोनों के लिए हार्मफुल होगा सेपरेट इलेक्टोरेट। कुछ ने कहा कि ये होना चाहिए। तो अलग अलग डिस्कशंस चल रही थी। 1949 में मुस्लिम मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भी एग्री किया कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि इससे क्या होगा, मुस्लिम्स जो हैं वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से अलग हो जाएंगे, वो अधिकार कहते हैं ना डिवाइड हो जाएगा अगर हमने ऐसा कुछ कर दिया। तो चाहे मुस्लिम्स चाहे नॉन मुस्लिम्स कोई भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। पावर ऑफ द स्टेट, अब पावर डिवाइड हुई सेंटर और स्टेट में, जो आपने देखा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में। अब स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ज़रूरी थी सेंटर में, क्योंकि ऑलरेडी एक पार्टीशन हो चुका था। तो जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, गोपाल स्वामी, ये लोग स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहते थे। कुछ लोग चाहते थे कि पावर सेंट्रलाइज होनी चाहिए, स्टेट को भी कुछ अधिकार मिलने चाहिए। तो ऐसे भी डिस्कशन चल रही थी, बट इन शॉर्ट यही डिसाइड हुआ कि स्टेट के पास पावर होगी, लेकिन एक लिमिटेड पावर होगी, सेंटर को स्ट्रांग रखा जाएगा ताकि कभी भी दोबारा वो वाला फियर ऑफ पार्टीशन दोबारा अराइज ना हो सके। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज के ऊपर पहले तो बहुत क्लियर थे 1930s में कि हिंदुस्तानी वुड बी द लैंग्वेज, क्योंकि हिंदी और उर्दू दोनों का ब्लेंड है, हर कल्चर को लेके चल रही है। लेकिन जब कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू हुई, जब एक तरीके से डायरेक्ट एक्शन नहीं हुआ और बहुत सारी डिफरेंट सिनेरियोज आने लगे, तो फिर हिंदी जो थी थोड़ी संस्कृताइज्ड हो गई और उर्दू ज़्यादा पर्शियनाइज्ड हो गई। तो वो जो गैप था ना हिंदी और उर्दू का, वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। पर महात्मा गांधी एंड तक हिंदुस्तानी को ही भाषा चाहते थे, ऑल्दो आपको पता है हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज
नहीं है आज की डेट में। अब इसमें एक आरवी धोलेकर आते हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रांगली पुट फॉरवर्ड किया था कि हिंदी ही लैंग्वेज होनी चाहिए जो देवनागरी स्क्रिप्ट की है, बट जो साउथ और काफ़ी सारी जगहों पे इस बात का विद्रोह किया गया। फाइनली एंड में ये डिसाइड किया गया कि 15 इयर्स का ट्रांजिशन टाइम रखेंगे, उस टाइम में धीरे धीरे इंग्लिश को यूज़ करके फिर हिंदी की तरफ जाएंगे, ऑल्दो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। प्रोविंस वर अलाउड कि कोई भी एक शहर, एक जगह, एक स्टेट है वो अपने वहाँ की रीजनल लैंग्वेज चूज़ कर सकती है, वो अधिकार उनको दिया गया था ऑफिशियल वर्क के लिए, लेकिन एक नेशनल लैंग्वेज हमारी कोई भी नहीं है। डोमिनेशन ऑफ हिंदी, अभी कुछ लोग थे जिन्होंने अपने फियर दिखाया कि हिंदी साउथ इंडिया वगैरह में कि हिंदी अगर ऐसे ओवर पावर हो जाएगी तो इशू हो जाएगा, तो हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज के लिए कॉशियस रहे। उन्होंने एग्रेसिवली उसके अगेंस्ट भी बोला था कि हिंदी नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तानी को बहुत लोग एक्सेप्ट कर रहे थे क्योंकि उसमें रीजनल लैंग्वेजेस और उर्दू वगैरह के वर्ड्स थे, बट लेटर ऑन उनको निकाला जाने लगा एंड तो थिंग्स गॉट कॉम्प्लिकेटेड। और फिर फाइनली आपको पता है कि हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारी हिंदी और इंग्लिश, बट हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अगर आप टाइमलाइन की बात करो तो ये कुछ डेट्स हैं। 26 जुलाई 1945 लेबर पार्टी आई थी पावर में। अब आपको ब्रिटेन का हमारे से क्या लेना देना, हमारा उस वक्त डायरेक्ट लेना देना था इंडिया से क्योंकि वी वर द कॉलोनी। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन अनाउंस हुआ था और 1946 में ही कैबिनेट मिशन ने अपना जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की थी। उस टाइम पे इन्होंने ये कहा था कि हम 3 सेक्शंस बना देंगे, ए, बी और सी। ए हिंदू मेजॉरिटी वाला होगा और बाकी बी और सी जो हैं ये मुस्लिम मेजॉरिटी वाले जो एरियाज हैं वहाँ पे होगा। इस तरीके से ये पावर डिवाइड हुई थी, बट सिचुएशंस बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी और 1946 में अगले मंथ यानी कि सितंबर में कुछ महीने बाद ही कांग्रेस ने इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की थी। इस टाइम पे मुस्लिम लीग ने भी इनकी इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन करने का फैसला किया था। और अगर हम आगे बात करें तो 11 अगस्त को जिन्हान को प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान का डिक्लेयर किया गया। पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ हमसे एक दिन पहले और हम रात के 12 बजे 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो ये हमारी पूरी की पूरी, ये क्या हुआ, तो ये हमारी पूरी की पूरी डिस्कशन थी आज चैप्टर 15 जो कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। इसमें बहुत बारीक चीज़ें हैं जो एमसीक्यू के तौर से पूछी जा सकती हैं। मैंने अपनी तरफ से इसको बहुत क्विक नोट्स में समझाने की कोशिश की है। डेप्थ में एक एक लाइन बुक के चैप्टर से एक्सप्लेन मैंने करके वीडियो बनाई भी है, अगर वो देखनी हो तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर ये वाली वीडियो के नोट्स अगर आपको चाहिए, आपने उसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है, जगह आपको कर लेनी चाहिए, आपको हेल्पफुल रहेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है समहाउ तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियोस आपको मिलती रहे, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।